जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस। चलो, मैंने एक सवाल पूछा, जिसने भी मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया, मैंने 2 बुक्स भी भेजे थे, आई डोंट नो किसने गो थ्रू किया किसने नहीं किया, राइट। मैंने बुक भी भेज दिए थे ग्रुप पे। तो my question is to people like who have attended my last session. It was on last Saturday. So can you please quickly walk me through what type of corporate actions we have discussed in our last session? Quick. Anyone would like to take this opportunity and explain जितने भी corporate actions हमने discuss किए हुए हैं? और मुझे पता है कि मैंने काफी सारे corporate actions discuss किए हैं, काफी सारे। एक ही एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू किया था ताकि आप अच्छे से समझो उसको। अगर आप उसको एक बार क्विकली मुझे गो थ्रू करोगे तो इजी होगा। कोई भी ले लेना अपॉर्चुनिटी, नहीं तो फिर मैं नाम ले लूंगा सर सबके। सर प्रतीक, या गो अहेड। सर फॉर प्रोटेक्शन के मेन टाइप देखे थे हमने। मैंडेटरी देखा था, उसके बाद मैंडेटरी चॉइस देखा था और वॉलंटरी विन देखा था। और हमने 6 कॉर प्रोटेक्शन देखे थे। आईपीओ देखा था, उसमें आईपीओ रेस करना क्या करना पड़ता है कैपिटल के थ्रू। ओके। और उसमें ये भी दिखा था, एफपीओ देखा था, राइजिंग कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से लेना पड़ता है, वो कॉर्पोरेट एक्शन देखा था हमने। और उसके बाद मर्जर और प्रोटेक्शन देखा था। ओके। और उसके बाद हमने डीमर्जर का कॉर्पोरेट एक्शन देखा था, और बायबैक कॉर्पोरेट एक्शन भी देखा था, और स्टॉक स्प्लिट का भी देखा था। क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेके बताओ ना मुझे, डीमर्जर क्या होता है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। Can I tell? यस। Okay. So, like how Geo Financial Services got demerged from Reliance Group is a basic assignment in the recent example what we have seen. Like वो एक parent company का ही एक मतलब एक company होती है, but due to strategic reasons वो parent company उसको हटा देती है और उसको बोलती है कि भाई वो separate company है मेरे लिए, उसको बोलते हैं demerger. So in this way, Geo Financial Services, how it got demerged with Reliance Industries, it is a basic example which I can think of. ओके वैभव, जेन्युइनली मुझे बताना कि जो भी अपन ने लास्ट सेशन डिस्कस किया था उसके बाद किसी ने खुद के नोट्स या फिर बुक्स निकाल के या फिर रिकॉर्डेड सेशन जो हमने रिकॉर्ड किया उसको गो थ्रू किया है? किसी ने भी किया है तो किया है बोलना, नहीं किया है तो दैट्स फाइन। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, वी आर नॉट इन कॉलेज, सो डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिकल मार्क्स और मे बी असेसमेंट या फिर अगर कुछ भी ऐसा है तो ठीक है। बट माई intention or why I'm pushing you guys, because ultimately in an interview I won't be able to support you, right? क्लास में चलो आपने आंसर नहीं दिया तो भी दैट्स फाइन, मैं कोई आपको जाके फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला हूँ। बट आप इंटरव्यू में अगर आंसर नहीं दोगे ना तो आपको जॉब नहीं लगेगी, राइट? तो इसलिए मेरे सेशन में मुझे भी पढ़ाने का मजा तब आता है कि जब स्टूडेंट्स ना कि ऐसे सीखने के लिए बैठे हो। जैसे होता है ना कि जैसे आप भूखेले बैठे हो और आपको कोई खाना खिला रहा है तो उसको तब मजा आएगा कि जब एक्चुअली आपको उस खाने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको उस खाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑफर लेके आते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ सब करके, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, राइट? क्योंकि वो इतना ह्यूज पैसा चार्ज करके पढ़ाते हैं तो उसके बच्चे वो उनको कोई सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और अपने को ऐसे लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना फिर अच्छा ही नहीं लगता है। पैसा तो कमाना तो मैं कहीं से भी कमा लूँ, राइट? इतना ज्ञान तो आ गया है कि स्टॉक मार्केट पे एक दिन के लिए बैठूँ तो भी 1-2 लाख का ट्रेड मार के निकल सकता हूँ मैं। ऐसा कोई मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है पैसा, जो कि 1-2 लाख के लिए 1 महीना 2 महीना अपना खून जला। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी अगर लाइफ बदले, उसे आपको अगर अच्छी जॉब मिले, पैकेज मिले,
सो अल्टीमेटली आपके ही करियर में आप आगे जाओगे। एंड ऑफ कोर्स कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ कि जहाँ पर अगर मेरी बातों से या फिर मेरी ट्रेनिंग से, मेरे इनपुट से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर अच्छा होता है, तो खुद को भी एक फील होता है ना कि जैसे मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, उतने बच्चों को पढ़ाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने पैसे कमाए, मैं वो कहता हूँ कि इतने बच्चों को सपोर्ट हुआ मेरा। अल्टीमेटली मैंने कोई फ्री में तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास भी खर्चे है, इंटरनेट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कई सारे ऐसी चीज़ें कि जो मुझे पे करनी पड़ती है, पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। तो फ्री में भी मैं दे नहीं सकता हर चीज़। तो इसलिए वो भी एक है कि यानी कि एक बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो मैं फीस भी चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं उतनी ही चार्ज करता हूँ जितने मेरे खर्चे हैं, राइट। आउट ऑफ जितने भी आपने फीस पे करी हो, तो मैंने मेरा पूरा अकाउंट कीपिंग का रिकॉर्ड रखा है कि मुझे बस 5 या 6 हज़ार ही मिलते हैं पर स्टूडेंट्स। एंड बहुत कम है कि जो मेरा बैक पेन और खून जलता है ना उतना इस सेशन के पीछे। एंड मेहनत की जो 12-12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितना भी समय मिले, वीकली टारगेट लगा के पढ़ना भी पड़ता है कि ताकि आपको अच्छा से अच्छा इनपुट मिले, राइट। सो इतना सब दे के मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ आपसे कि आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, आपके नोट्स बनाइए, एक एक्सेल शीट बनाइए और उसमें पूरी चीज़ें आप रिकॉर्ड करिए, ताकि आप कहीं पे भी जाओ तो आपको इंटरव्यू क्रैक ही नहीं, बल्कि जहाँ पर भी आप काम भी करोगे ना, वहाँ पे भी आपको हेल्प होगी। ठीक है। तो अभी एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो, देन आई वोंट बी एबल टू इशू द GMT सर्टिफिकेट टू यू। ये असाइनमेंट के लिए पूरा वीक लगेगा, पूरा वीक मतलब पूरा वीक लगेगा। दैट्स फाइन, 1 वीक ले लो या 2 वीक ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये असाइनमेंट सबसे चाहिए। असाइनमेंट नंबर मुझे लगता है ये सेकंड रहेगा या थर्ड रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वो असाइनमेंट क्या है ना, कि जो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया हुआ है, नॉट ओनली कॉर्पोरेट एक्शन, अगेन लेट मी क्लैरिफाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कॉर्पोरेट एक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। जितना भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने एक्सेल शीट बनाई है ना, जिसमें हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे मास्टर एंड फीडर हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर की डिटेल्स बनाई हुई है, उसके बाद P&L बैलेंस शीट्स, ये सब हमने बनाया हुआ है, या फिर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हमने बनाया हुआ है। मुझे वो हर एक टैब में बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो पूरा चाहिए। हर एक बंदा बनाएगा, वो भेजेगा। एंड हम क्या करने वाले हैं ना, आज के बाद ना जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे ना, जो भी बंदा आपको पूछेगा ना कि आप किस फील्ड से हो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो अभी तक, फंड अकाउंटिंग के बारे में आपको क्या पता है, तो आपको उसको ये कहना है कि विल यू प्लीज अलो मी टू एक्सेस माय एक्सेल शीट बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग टू demonstrate few things to you in a systematic way। एंड उन्होंने जैसे ही कहा कि यस प्लीज गो ahead, then share your screen and then explain it how fund accounting works, different structures, why the structures are important, how that structure works, then trade processing, then pricing, how pricing works, corporate action, rule of corporate action, जैसे भी हमने एक्सेल शीट में किया हुआ है ना, अच्छे से थोड़ा सा ब्यूटी वगैरह उसकी सजा के वो एक्सप्लेन करना। ट्रस्ट मी, उसके बाद अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो वहां पे सिर्फ एक वजह हो सकती है कि जो उस बंदे के पास उतना पैकेज या बजट नहीं है उस प्रोफाइल के लिए, यही वजह हो सकती है। बाकी नॉलेज या फिर किसी और चीज के लिए तो रिजेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। आपका सिलेक्शन तय है। क्यों? क्योंकि आपको 15 मिनट का समय रहेगा, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंट्रीज विद अलग अलग सिनेरियोज। अलग अलग सिनेरियोज इट मींस लेट्स से पेबल दिख रहा है 120, कैश पे हुआ है 150, डिफरेंस क्या हो सकता है, एसेट्स 30। सो ऐसे विद सिनेरियोज कि जो खुद वो पूछने से पहले, सो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, मींस यू कैन एक्सप्लेन इट, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब एंट्रीज है, वो हर चीज है जो एक फंड अकाउंटेंट के लिए लगती है। फ्लो है, प्राइसिंग के लेवल्स है, प्राइसिंग के टैब में लेवल 1
लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज आप लिख सकते हो, ऐसे जितने भी है इक्विटी बॉन्ड्स ऑप्शंस, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 1 के प्राइसिंग का सिस्टम क्या है लिस्टेड का, मार्केट प्राइस, क्लोज प्राइस, देन उसके सिक्योरिटीज, उस तरह से वो पूरा लिख लेना, पूरा लिख लेना मतलब पूरा। एंड आज के बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे या फिर अगर आप जब भी एचआर का आपको कॉल आता है कि भाई हमारे पास एक फंड अकाउंटिंग की ओपनिंग है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो आपकी सीवी भी ऐसी आपको डिजाइन करनी है जो फंड अकाउंटिंग का कंटेंट उसमें हो। एंड रेज्यूमे के साथ साथ वो एक्सेल शीट भी भेज देना कि यस हे आई हैव प्रिपेयर्ड सम असाइनमेंट to just walk you through or to just explain what what type of experience or task that I have performed in my previous company, or maybe if you let's say currently working somewhere, so you can put it that as well. Currently I'm working with this XYZ company with this particular process and I'm performing all this task, see this, तो वो एक्सेल शीट भी उसके साथ भेज दो। आपको 110% कॉल अगर नहीं आएगा ना बेटा, फिर मुझे बोलो, आएगा ही आएगा कॉल, क्योंकि जब एचआर आपको कॉल करता है कि आपका रेज्यूमे दे, मैं आपका कॉल शेड्यूल करता हूँ ना, तो उसके बाद उसने कम से कम 10-15 रेज्यूमे मंगवाए होते हैं, उसमें से वो 2 या 3 को पुश करता है ऑप्स मैनेजर। अभी मैं खुद हूँ मैनेजर, सो आई नो इट प्रोसेस। मेरे पास 10 अगर रेज्यूमे तो उसमें से 2-3 ही आते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास समय नहीं होता है, ज़्यादा रेज्यूमे मत दे दो, आई डोंट वांट इट, और पोटेंशियल कैंडिडेट ही दे दो, पहले आप सब डिस्कस करके, उस वे में इंटरव्यू चलता है। तो आप ज़रा उसको भी समझिए, ऐसे नहीं कि ट्रेनिंग चल रहा है, मेरा खुद का चल रहा है। सी गाइस, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या पता है क्या, तुम अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी इसके इंतजार में बैठे हो, क्योंकि वो कब आएगी, अपॉर्चुनिटीज दे नेवर नोटिफाई बिफोर दे नॉक योर डोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, opportunities always surprises you because they check your patience, they check your willingness, how are you willing or not to accept that opportunity। and बहुत बार ऐसे होता है कि हम तो इंतजार करते बैठे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आई भी, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हम कैपेबल नहीं थे। that also happened, so now इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम है कि आपको गाइड करना, मेरा काम है कि आपको रास्ता दिखाना। आपको अगर उस रास्ते पर नहीं चलना है तो योर डिसीजन होगा, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा मेरे क्लास में अगर नहीं पढ़ रहा है, तो मतलब आई एम श्योर कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको फिर आपका इंटरेस्ट बदल देना चाहिए जिसमें भी है, राइट। तो ये याद रहे जो मैंने कहा उस असाइनमेंट के बारे में, वो असाइनमेंट मुझे फ्राइडे किसी भी हालत में चाहिए। जो भी बाकी के स्टूडेंट्स भी अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं तो उसको भी बताइए, नहीं तो बोल दीजिए कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई विल नॉट इशू सर्टिफिकेट जीएमटी का, क्योंकि आपने असाइनमेंट्स और सिलेबस 60-70% आपसे अटेंडेंस भी चाहिए एंड 70% ये भी चाहिए, असेसमेंट का जो भी आपने असेसमेंट किया है वो भी चाहिए। और असेसमेंट यहाँ पर ऐसे ही देता हूँ मैं कि जो रियली इंडस्ट्री में काम करते समय आपको हेल्प मिले, क्योंकि जीएमटी के बंदे जहाँ पर भी गए हुए हैं, जिन्होंने भी जीएमटी का नाम भी लिया हुआ है, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। हो ही जाता है मतलब हो ही जाता है। क्यों हो जाता है, उसकी 2 वजह है। कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं इंडस्ट्री के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एंड उन्होंने मेरा कंटेंट देखा हुआ है। एंड इसमें सबसे ज्यादा लोग आपको हायर अप से ही मिलेंगे। हायर अप्स का मतलब होता है कि वो मैनेजर्स है, वीपीज है, डायरेक्टर्स है, ग्लोबल डिलीवरी हेड्स है, ये ऐसे ही लोग हैं। तो इनको पता है कि यहाँ पे जो बंदा बैठा है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो उसको पता है कि इंडस्ट्री में कौन से स्किल्स की जरूरत है एज ए फंड अकाउंटेंट, उसके क्या क्या चैलेंजेस है, वो कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। एंड ऐसी चीजें वो बच्चों को पढ़ाता है ताकि वो काम करने के लिए मतलब वो कैपेबल, खुद काम कर सकते हैं वो समझ के, राइट। उनको पता है, एंड इसलिए अगर आप रेफरेंस भी लेते हो ना तो भी आपका काम हो जाता है कि हाँ यार यहाँ से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ या फिर कोचिंग ले रहा हूँ, तो सामने वालों को समझ में आता है कि वहाँ पे जो बंदा बैठा है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से भी मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि वो लेवल ऑफ स्किल्स किस तरह का वहाँ पर डिस्कस हो रहा है।
तो इसलिए याद रहे तो कि आप गलत जगह पर नहीं हैं, आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। बस आपको सही तरह से खुद को डायरेक्शन में, एक बंदा है यहाँ पर जो सांकेत फ्रीक्वेंटली मुझे मैसेजेस करता रहता है कि सर अभी थोड़ा सा समय मिल रहा है तो क्या कर सकता हूँ, उसमें कैसे आगे जा सकता हूँ, ऐसे कौन से स्किल्स है कि जो मैं अभी इस ट्रेनिंग के बाद आपके मैं टारगेट कर सकता हूँ, ऐसे कई सारे सवाल लेके आता रहता है। एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, क्योंकि खाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो चलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जील, आपका जो भी जो इच्छा होती है कि करने की, तो वो भी दिखनी चाहिए, तब जाके मैं और आगे अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। जो भी असाइनमेंट होती है टूट पड़ो। एक मैंने पीडीएफ भी भेजा था, शायद नहीं भेजा था मुझे नहीं पता, एक अकाउंटिंग एंट्रीज के तौर पर मैंने भेजा था शायद, या नहीं भेजा था, पता भेजा था, ये वाला भेजा था, लेकिन इसके लिए किसी ने भी ये वाला दिस वन कोई आया भी नहीं मेरे पास, या किया भी नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये सब जब भी आता है प्रायोरिटी पे करिए, जरा खुद को स्टूडेंट महसूस करिए कि आप एक स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हो, प्रॉब्लम पूरे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये डोज रहेगा बीच बीच में, कोई पर्सनल मत ले लेना, पर्सनल अगर लगता भी है तो यही क्लास की बातें क्लास में छोड़ दो। एज आई सेड, आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम जस्ट अ ट्रेनर, इंडस्ट्री ट्रेनर, और आई वुड से आई एम अ मेंटर और फैसिलिटेटर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउन लग रहा है, या फिर अगर कभी लगता है ना कि जैसे पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है, तो इसलिए जब मुझे समझ में आता है ये चीज़ तो मैं ये देता रहता हूँ डोज बीच बीच में, ये चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एक डीमर्जर का, जैसे रोहन ने कहा, क्विकली आई विल एक्सप्लेन इट कि डीमर्जर काम कैसे करता है। अब मान लो ये कंपनी है जीएमटी एकेडमी, राइट, ये जीएमटी एकेडमी है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू, कितनी है, कम ऑन, करंट मार्केट वैल्यू या फिर फेस वैल्यू कहो, चलेगा एग्जांपल के तौर पर, कितनी है, $100 है ना। अब क्या हुआ ना कि इसमें दो बिजनेसेस है, एक जीएमटी टेक है। जीएमटी टेक का मतलब है कि जीएमटी टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, एंड हमने डिसाइड किया कि अभी जीएमटी टेक्निकल बिजनेस जो है वहां पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एआई के कोर्सेज वगैरह लॉन्च करने के प्लान में है अपन, उस पर ज़्यादा बिजनेस वगैरह या फिर उस पर ज़्यादा तौर पर ये सब चीज़ें दिखती है, प्रॉफिट वगैरह दिखता है। एंड इफ आई कंपेयर दैट प्रॉफिट विद जीएमटी फाइनेंस, तो थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह मार्जिन कम रहता है, राइट। तो ये कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल बिजनेस है लेकिन अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया है, आई हैव जस्ट अक्वायर्ड दैट कंपनी, मतलब ये फैक्ट है। अभी फिनांस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग इन सब में ही है, लेकिन यहाँ पर भी आएगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने परचेज करी हुई है। बट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, जीएमटी एकेडमी का अभी का जो वैल्यूएशन है $100 है, अभी का जो वैल्यूएशन है $100 है। तो जैसे होता है ना कि दो भाई अब अलग होना चाहते हैं, दो भाई अलग होना चाहते हैं, तो अलग कैसे होंगे, क्या बेस रहेगा अलग होने का, बाप का प्रॉपर्टी, बाप की जो प्रॉपर्टी है, मान लो खेती है या फिर बैंक बैलेंस है, कुछ भी जो भी चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं उसे सेग्रीगेट कर देते हैं ना, बांट देते हैं ना, करेक्ट। तो यस, इन्होंने क्या किया, फिर ₹100 की जो वैल्यू है वो दोनों में बांट दी, 50 इसकी कर दी, 50 इसकी कर दी, राइट। अब ये जो एक दूसरे के साथ बांटेंगे, सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि मान लेते हैं कि इसमें 100 शेयर होल्डर्स है, 100 शेयर होल्डर्स है, 100 इंटू अगर आप 100 कर देते हो तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, $10,000 की वैल्यू हो गई इस बिजनेस की। एंड हम अभी क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू स्प्लिट होगी, यहाँ पे 5,000 जाएगी टोटल, यहाँ पे 5,000 जाएगी टोटल। तो दिक्कत क्या होती है ना कि जो शेयर होल्डर्स है, ये यूनिट्स, ये होते हैं शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स है। तो ये तो बोलेंगे भैया कि हमारे पास तो जीएमटी एकेडमी के शेयर्स है यार, हम क्या करें अभी, राइट, हम क्या करें अभी, क्योंकि हमारे शेयर्स की तो जैसे मोदी जी ने अभी अभी जो न्यूज चल रही कि 2,000 की नोट बंद हो जाएगी, अपने अगर अभी एक्सचेंज करके नहीं लिया तो 2,000 की नोट चलेगी नहीं, मतलब वैल्यू होके भी किसी काम की रहेगी नहीं रहेगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास 1,000 की नोट हो सकती है,
बहुत सारे ऐसे लोग मैं कह रहा हूँ जिसके पास 1000 की नोट हो सकती है, लेकिन उसको तो डिस्पोज किया ना, राइट। एंड जैसे ये दो भाई अलग हो जाएंगे, ये दो भाई जब अलग दो अपने अपने रास्ते पकड़ेंगे, ये वेज है समझने के लिए, जब ये दो रास्ते अपने अपने पकड़ेंगे तो ये जो कागज का टुकड़ा होगा जिसको हम स्टॉक्स कहते हैं, ये गाय डिस्पोज हो जाएगा। डिस्पोज का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम ऑन, जीरो हो जाएगी, जीरो। राइट। ये डिस्पोज हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर आपका सवाल होगा कि सर फिर अभी जिंदा क्या रहेगा इन सब में से, इन सब में से जो भी डिमर्ज हुए हैं दो एंटिटीज, जैसे जीएमटी टेक एंड जीएमटी फाइनेंस, ये दो कंपनीज जो पैदा हुए हैं, इनका वैल्यूएशन है ये वाला एंड ये वाला, तो ये जिंदा रहेगा। अभी बात रहेगी कि सर फिर शेयर होल्डर के जेब में क्या जाएगा। शेयर होल्डर्स के जेब में इसका एक शेयर जाएगा, इसका एक शेयर जाएगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड वही है डीमर्जर। अब किसी को डीमर्जर नहीं समझा बताओ, या फिर अभी भी वही डाउट चल रहा है। यह है स्टॉक स्प्लिट का एग्जांपल, बट आई एक्सप्लेन इन डीमर्जर केस एज वेल। यह अभी भी कंफ्यूज हुआ विशाखा, या अभी भी माइक नहीं चल रहा? ओके, एनीवेज, वैभव समझ में आया ये फंडा? यस सर। यस सर। पंकज यस सर। यस समझ में आया ना डीमर्जर कैसे काम करता है? यस 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 समटाइम बैक से यू आर कॉलिंग मी बट देयर वाज सम इशू, सो मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट की। नो वरीज, मेरे लिए आपको ये समझना चाहिए, आपका जो एक्नॉलेजमेंट होता है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। यस सर। यस नो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है डीमर्जर, एंड डीमर्जर ऐसे काम करता है मार्केट में। तो डीमर्जर का मीनिंग है कि दो भाइयों का बंटवारा हो रहा है, उसमें से हो सकता है कि कभी कभार कोई बड़ा भाई बने, कोई छोटा भाई बने, वो डिपेंड रहेगा, डिपेंड ऑन केस टू केस कि क्या है, राइट। अभी अपने पास ये एग्जाम्पल था तो आई थॉट कि उसी को डीमर्जर बना दिया जाए, पॉइंट निकला था डिस्कशन के लिए वैसे। बट अगर हम इसको अगर एनएवी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये कॉस्ट बेसिस मर्जर है, तो ये बात याद रहे। कॉस्ट बेसिस का मतलब क्या है, ये पूरे डायग्राम जितने भी मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पूरी चीजें आपको करनी है बाद में, याद रहे कि ये असाइनमेंट के तौर पर, जब मैंने कहा ना एक एक्सेल शीट आपको हर एक को बनाना है बिगिनिंग से एंड तक का, तो उस पर हर चीज आपको वहां पर रखनी है। अब अगर मैं उसी डीमर्जर की बात करूं, उसी बिजनेस की, वो दिखता कैसे है चार्ट पे मार्केट के, वो देखेंगे अपन। ये मार्केट का चार्ट, राइट। मान लो कि प्राइस जो है उसकी, प्राइस जो है उसकी अभी यानी कि प्री कॉर्पोरेट एक्शन का ये चार्ट है, प्री कॉर्पोरेट एक्शन, जीएमटी एकेडमी है ये। यहाँ पर डेट होंगे आपके एंटाइटलमेंट डेट, ईडी नॉट एनफोर्समेंट डायरेक्टर, देन है आपका लेट्स से एक्स डेट, देन रिकॉर्ड डेट, राइट, और मे बी पे डेट। ये आपको ऐसे दिखेगा 0, 25, 50, 75 एंड 100। अभी जो जीएमटी का जो प्राइस चल रहा है, जीएमटी का प्राइस मान लो शिवराज, सॉरी टू इंटरप्ट, एग्जिट के पहले ईडी, व्हाट वाज दैट ईडी? आई मिस्ड इट। एंटाइटलमेंट डेट, एंटाइटलमेंट डेट हमने काफी अच्छी चीजें डिस्कस करी है, शायद तुमने वो मिस किया है। पहला सेशन था ये, आई थिंक ये सेशन तुमने
अटेंड किया होगा, इनकम का सेशन था वो। हाँ मुझे याद है, एंटाइटलमेंट डेट याद है मुझे, याद है। जो प्राइस अभी जो चल रहा है मार्केट में ये चल रहा है, और इसको अगर तुम्हें मार्केट प्राइस नहीं मानना है, एज ए सेड कि तुम इसको फेस वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू समझने के लिए फेस वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो या फिर मार्केट वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो समझने के लिए। एनीवेज दोनों प्राइस अफेक्ट होने वाले हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको मार्केट वैल्यू मानते हैं तो मार्केट प्राइस क्या है, मान लो ये चल रहा है यहाँ पे मार्केट प्राइस। अब क्या हो जाएगा ना, एक स्टेट पे जितने भी शेयर होल्डर्स एलिजिबल है, अभी अपने को तो पता है कि टोटल कितने शेयर्स है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 है। मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, $100 चल रही है, राइट। टोटल मार्केट कैप कितना है, 10,000 का है। पर जब न्यूज आई डीमर्जर होने वाला है, जीएमटी एकेडमी की 2 कंपनीज बनने वाले हैं, जब न्यूज आई तो एक स्टेट पे प्राइस डायरेक्टली ऐसे फॉल होगी, सीधा यहां तक आ जाए, एंड फिर ये तुम्हारी जो होगी एडजस्टेड प्राइस होगी, इसको क्या कहेंगे हम, एडजस्टेड प्राइस, राइट। सडनली मार्केट में प्राइस ड्रॉप दिखेगा आपको, मार्केट में दिखेगा, बट यहां पे अगर आप देखोगे जैसे मार्केट में प्राइस ड्रॉप हुआ तो ये प्राइस एक कंपनी का आपको दिखेगा, ये प्राइस एक कंपनी का, मान लो ये प्राइस होगा, ये प्राइस है मान लो अभी जीएमटी टेक का है, राइट, जीएमटी टेक का है। एंड यहां से मे बी मार्केट क्लोजिंग तक ऐसे मूवमेंट वगैरह आपको दिख सकती है, वो अलग पार्ट है। लेकिन उसी दिन एक स्टेट पे जो सिचुएशन बनेगी ये ऐसी सिचुएशन बनेगी। अगर इसी को हम अभी ये जीएमटी टेक का हमने कहा क्योंकि जीएमटी का पोस्ट इसके कॉर्पोरेट एक्शन जो भी परिणाम दिखेगा प्राइस के ऊपर मार्केट में, वो परिणाम है ये। अगर आप देखोगे ये पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन की परिस्थिति है, ये पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन की परिस्थिति, पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन प्राइस। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस प्राइस से अगर आप एनएवी कैलकुलेट करोगे, मान लो कि यही डेटा एनएवी का है, 100 यूनिट्स है आपके पास, पर यूनिट प्राइस 100 है, टोटल जो नेट एसेट वैल्यू आपके पास 10,000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनएवी फॉर पर शेयर्स 100 हो गया। बट अगर पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन अगर मैं इस प्राइस को कंपेयर करूं तो मार्केट प्राइस तो मेरे लिए तो अभी 50 हो गई ना। अगर मार्केट प्राइस 50 हो गई तो एनएवी में पोस्ट एक्शन जो एनएवी आपकी दिखेगी पर शेयर प्राइस कितनी होगी, टोटल यूनिट्स तो 100 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्राइस कितनी होगी, करंट मार्केट प्राइस 50 हो जाएगी, तो एनएवी कितनी होगी, 50 हो जाएगी। तो एनएवी में चेंज दिखेगा, लेकिन मैंने कहा कि ये तो बस एक कंपनी का वैल्यू है, क्योंकि पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन आपके पोर्टफोलियो में 2 कंपनीज दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जीएमटी एकेडमी था, पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन ये होगा जीएमटी टेक, जीएमटी टेक। देन व्हाट अबाउट जीएमटी फाइनेंस, तो जीएमटी फाइनेंस के लिए अपने को फिर उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड जीएमटी फिनांस को समझना पड़ेगा। जीएमटी का चार्ट भी आपको फिनांस का भी ऐसे ही दिखेगा, एग्जिस्टिंग हिस्ट्री के साथ दिखेगा, क्योंकि दोनों का जो पेरेंट कंपनी है या फिर जो पेरेंट है वो एक ही है, राइट, दोनों का पेरेंट एक ही है। तो यहाँ पर सेम हिस्ट्री आपको दिखेगा, 25, 50, 75, 100, सेम TD, then X date, record date and record date +1, सेम तरीके से आपको दिखेगा, प्राइस ऐसे हुआ है एंड देन डायरेक्टली इस डेट पे जैसे आया तो धप करके ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ तक, करेक्शन। क्यों, क्योंकि फिर 100 प्राइस हिस्ट्री इसकी भी दिखेगी, 100 पे गया था ये वाला,
एंड देन मार्केट में फिर से प्राइस इसको रिकॉन हुआ या फिर रीअपडेट हो गया, तो ये प्राइस होगा 50 करंट मार्केट प्राइस ऑफ, ये होगा जीएमटी फिनांस। जीएमटी फिनांस, सी दिस, अब लग रहा है ना। अब ये 50, तो आपके पास देखो पहले 5000 जीएमटी टेक का ये शेयर्स की वैल्यू बची है। फिर कंपनी ने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आपको जो नई कंपनियां, 2 कंपनियां बनेगी, उसका हर एक का एक एक शेयर्स मिलेगा, तो आपको इसके भी 50 शेयर्स मिलेंगे। ये 50 सॉरी ये 100 शेयर्स ये रहेंगे, मान लो ये 100 शेयर्स अगर आप इनटू करोगे, ये क्वांटिटी, करंट मार्केट प्राइस और वैल्यू, दैट बिकम्स 5000। ये 5000 ये वैल्यू है जीएमटी फाइनेंस की, एंड ये वैल्यू अगर आप देखोगे पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन जीएमटी टेक, ये 5000। अगर आप अभी कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये 5000 एंड वो 5000, टोटल हो जाएगी 10,000। जीएमटी पिन और जीएमटी टेक 10,000 वैल्यू। तो ये बंटवारा जो हुआ है कॉस्ट बेसिस या मार्केट बेसिस पे आप कह सकते हो, ज़्यादातर पर कॉस्ट बेसिस पे ही होता है, यानी कि फेस वैल्यू के बेसिस पे ही किया जाता है। अच्छे से समझने के लिए मार्केट प्राइस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। मार्केट में जो प्राइस दिख रहा था ये था प्राइस प्री वाला, प्री सीए लिमिट, एंड ये हो गया पोस्ट सीए। सी दिस इज हाउ the stock exchange they update the price on the stock exchange screen, जहां पर आपको प्राइस में सीधा एक डाउनफॉल दिखेगा। बट अगर ये डाउनफॉल होने की वजह या फिर चाहे कुछ भी हो, इसकी वजह से आपका कोई भी नुकसान नहीं है। कुछ नुकसान दिख रहा है आपको? आई एम श्योर कुछ भी नुकसान नहीं है इसमें, राइट? नो। सवाल ये बनेगा कि फिर क्या डीमर्जर आपके एनएवी के ऊपर इम्पैक्ट करता है? ये नहीं करता है हाँ, लेकिन मैं आपको इसका अदर एंगल बताता हूँ। कभी कभार होता है कि जैसे अभी अपने पास 2 न्यूज़ है, एक है जियो फाइनेंशियल्स एंड दूसरा है आईटीसी ने भी डीमर्जर अनाउंस किया हुआ है। सिंस दैट आईटीसी अनाउंस डीमर्जर, इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उसमें रुके या नहीं रुके, क्योंकि 40,000 करोड़ का मार्केट कैप इमीडिएटली गायब हुआ है मार्केट से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को लग रहा है कि अभी वो आईटीसी होटल बिजनेस लाइन बाजू में निकाल देगा, ऐसे कर करके अलग अलग निकालेगा तो क्या होगा, तो वो अलग हो जाएगा, फिर थोड़ा सा मार्जिन, प्रॉफिट, हर चीज़ पे प्रेशर बना रहेगा, तो उनको नहीं चाहिए। हालांकि नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार आपके निर्णय जो है वो इन्वेस्टर्स को पसंद आते हैं, कभी कभार नहीं पसंद आते। अगर इन्वेस्टर को पसंद नहीं आते हैं तो मार्केट में उसकी प्राइस तगड़ी गिरेगी, एंड अगर इन्वेस्टर को अपने निर्णय पसंद आते हैं तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी तगड़ा दिख सकता है। तो इसलिए आपको चार्ट भी बनाने हैं। एक इसमें ना अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस के चार्ट बनाओ एक टैब में एक्सेल के, प्राइस लेके, प्री कॉर्पोरेट एक्शन ये प्राइस थी, पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन ये प्राइस थी। थोड़ा सा एक्सेल का आपको आपका स्किल्स भी ना ब्रश अप हो जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है कि आपको बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है, तो इसलिए वो एक्सेल से थोड़ा सा हैंड्स ऑन करो, उसमें पूरे चार्ट जो दिख रहे प्राइस के साथ चार्ट लगाने की कोशिश करो। थोड़ा सा गूगल पे जाओ, देखो नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी चीज़ें कवर नहीं होगी, इसलिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो सी दिस कि ऐसे डीमर्जर हो या फिर और भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसे दिया, ठीक है? अब मैं इसके आगे ये पूरे चार्ट पे ब्रीफ नहीं करूंगा ऐसे, क्योंकि समय बहुत जाएगा इसमें। तो आपको रिलेट करना है कि प्राइस मार्केट में भी अपने आप करेक्ट होती है, प्राइस मार्केट में भी अपने आप करेक्ट होती है। अगर मैं ये एग्जांपल जो अपने पास ये स्टॉक स्प्लिट है, अभी स्टॉक स्प्लिट की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी को क्या करना है, यहाँ पर अपने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने हैं, डिवाइड करने हैं। अब सवाल ये होगा कि सर इनको अपने प्राइस डिवाइड क्यों करने हैं, राइट? एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ जो आपको समझेगा कि डिवाइड करना क्यों जरूरी है और करना क्यों जरूरी नहीं है। लेकिन
जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा या फिर जो भी मैं जो बताऊंगा उसमें भी कोई 100% आपको सच्चाई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? उसकी दो वजह आपको खुद दिखेगी। जैसे कि एक कंपनी कहता है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टाटा स्टील कहता है कि उनकी प्राइस 1200 रुपये हो गई, तो ये बहुत ज्यादा प्राइस है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये टाटा स्टील के केस में कह रहा है। बट वही अगर मैं टाटा टीसीएस का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इसकी तो प्राइस 3400 है, तो इस केस में वो नहीं सोच रहा है। यही एग्जांपल अगर मैं टाटा इलैक्सी के केस में ले लूं, तो इसकी प्राइस है 7500, इसके केस में भी नहीं सोच रहा है। बट जैसे ही टाटा स्टील का प्राइस 1200 हुआ, उन्होंने कहा कि हमें इसको डिवाइड कर लेना चाहिए बाय 10, तो जिसकी प्राइस जैसे 12 रुपये हो जाए, सॉरी 120 रुपये हो जाए, तो ऐसे कर लेना चाहिए। एंड वही उन्होंने किया। मुझे लगता है कि 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले उन्होंने टाटा स्टील में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, जो कि प्राइस उसकी 1200 रुपये के आसपास मार्केट में थी। बट मार्केट प्राइस पर उसका कुछ लेना देना होता नहीं है, वो एडजस्ट होती है प्राइस। तो उसकी फेस वैल्यू जो थी 10 रुपये थी, अब शायद 1 रुपये कर दिया, ऐसा लग रहा है कम कर दी, मैंने अच्छे से नहीं देखा, लेकिन वही है फंडा कि 10 शेयर्स बन गए उसके। एंड एक एक शेयर करके मतलब सबको, फिर जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 शेयर मिले, राइट। अब वो कर दिया। अब यहाँ समझने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि एक के स्टॉक में कह रहा है कि ये स्टॉक की प्राइस ज्यादा हो गई है, इसको हम कम करेंगे, बट वही दूसरे के केस में नहीं बोल रहा है, हालांकि उसकी प्राइस भी ज्यादा है, राइट। टाटा इलैक्सी के केस में भी ज्यादा प्राइस है, इसके केस में भी नहीं बोल रहा है। इसके केस में क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ले लेंगे, अच्छा कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ पे, कोई भी ऐसे 100% सर्टन वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड क्या चाहता है। अभी अगर मैं वही एग्जाम्पल इसके केस में ले लेता हूँ, एमआरएफ के केस में, ये सबको अपने को पता है। एमआरएफ, इसकी प्राइस है 1,03,000 के आसपास शायद, सॉरी एक ज्यादा हो गया, 1,03,000 के आसपास की प्राइस है। अब 1,03,000 की प्राइस है, तो जाहिर सी बात है, अभी तुम 20,000 कमाते हो या फिर मैं कमाता हूँ मान लो 20,000, अभी 20,000 कमाने वाले बंदे को 1 लाख का स्टॉक परवड़ेगा ही नहीं, राइट। अभी उसको मैं कैसे बाय कर लूँ? अब ये बोर्ड ये नहीं कह रहा है कि हमको रिटेल इन्वेस्टर्स चाहिए या फिर हमको गरीब लोगों को भी अलाउ करना इन्वेस्ट करने के लिए। वो कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए, गरीब लोग बहुत परेशान करके रख देते हैं, क्योंकि कभी भी आके बेचेंगे धड़ धड़ करके, कभी भी स्टॉक की प्राइस नीचे लेके जाएंगे, कभी भी ऊपर लेके जाएंगे, तो हमें छोटे इन्वेस्टर्स चाहिए ही नहीं। अब ये कह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आर्ग्यूमेंट्स जो है यहाँ पर, कि कोई बोलेगा स्टॉक स्प्लिट क्यों करना है, तो कोई जेनेरिक आंसर देगा कि स्टॉक्स की प्राइस इसलिए कम करनी है या फिर नंबर ऑफ स्टॉक इसलिए बढ़ाने हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को वो अफोर्ड होने चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट है ये, या फिर एक आप कह सकते हो कि एक उसके ऊपर एक टिप्पणी है ऐसी की गई कि हाँ ये होता है। बट मैं कहता हूं, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो भी जेनेरिक तरीके के वो रीजन अप्लाई होते हैं, वो कोई 100% विथ फैक्ट के साथ श्योर नहीं होते, क्योंकि हर कंपनी, हर बोर्ड अपना अपना एक रेजोल्यूशन लेके आता है एंड वो अप्लाई करने की कोशिश करता है। हाँ, अगर ये लीगली ऐसा ही है, यही टर्म होने चाहिए, यही कंडीशन होनी चाहिए, तो उस केस में मैं मानता लीगली कंपनी अनाउंस कर सकती है स्टॉक स्प्लिट। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का कोई ऐसे फिक्स एक आधा ही रीजन होगा। रीजन हर कंपनी का अलग रीजन हो सकता है, हर कंपनी का और बोर्ड का अलग डिसीजन हो सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि उनका क्या रीजन रहेगा, क्या किस पर्पस के लिए उनको ये उसको स्प्लिट करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड है, ये उनकी अपनी निजी राय है। अभी अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, हनीवेल, इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी मुझे लगता है 52,000 के आसपास है। अब ये तो किसी को नहीं परवड़ेगा ना, स्टॉक ऐसे स्टॉक्स है। ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक्स दिखेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे दिखेंगे जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, राइट। बट ये कभी नहीं कहती कि हमको रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके आना है पाइपलाइन में, इसलिए ये स्टॉक्स प्राइस इसकी रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक टू स्टॉक निर्भर करता है कि उनको क्या चाहिए, राइट। आई होप कि आपको स्टॉक स्प्लिट का मतलब अभी समझ में आया होगा कि क्यों।
बट आपको इसका ये डेफिनेशन है वही बताएगा कि लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, ज़्यादा स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल करने हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अनाउंस स्टॉक स्प्लिट। बट एक कंपनी के केस में अलग रूल, दूसरे कंपनी के अलग, क्यों ऐसे, राइट? इसका मतलब ये सच नहीं है, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए या फिर क्या है सीन पूरा, ठीक है? कोई कोई ज्ञान देगा कि इसका बोलेगा कि डिविडेंड या फिर ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा कैसे मिलेगा डिविडेंड? जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे डिविडेंड आपको 100 रुपये का एक शेयर है, यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल रहा है 50 रुपये। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसके ही 2 शेयर्स बन गए, यहाँ पे एक शेयर्स बन गया, यहाँ पे एक बन गया, 2 शेयर्स बन गए। वही 50 रुपये यहाँ पे इसको 50 नहीं मिलेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, तो इसको सिर्फ 25 मिलेंगे, इसको 25 मिलेंगे। हाँ, पर शेयर्स अगर आप अर्निंग पर शेयर्स निकालोगे तो क्या बदलेगा, कोई बताएगा? अर्निंग पर शेयर्स, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स 50 हो सकता है, वही यहाँ पर अर्निंग पर शेयर्स 25 हो सकता है। अर्निंग पर शेयर्स बदलेगा, राइट? स्प्लिट के बाद अर्निंग पर शेयर्स क्या होगा? रिड्यूस होगा, राइट? यस सर। यही होगा। लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे मेरे इन्वेस्टमेंट पे कोई असर हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स मेरे चेंज हो रहे हैं, राइट? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स मेरे चेंज हो रहे हैं। तो ये लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभार इंटरव्यूअर भी आपको सवाल वैसे ही पूछेगा आड़े टेढ़े, स्टॉक स्प्लिट फिर कंपनी का फायदा ही कुछ नहीं तो क्यों करना है? मैं तो मानता हूँ कि ये सब इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्ट्रेटेजीज होते हैं कि एंगेज रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर उस कंपनी में कुछ होता ही नहीं है तो इन्वेस्टर कभी जाएंगे ही नहीं और रुकेंगे ही नहीं कंपनी में। क्योंकि अगर आप देखोगे डिविडेंड देना कोई मैंडेट नहीं है, कभी डिविडेंड मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। अभी आप ये कह रहे हो मुझे कि यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर और जिंदगी भर पैसा रिटर्न कभी मत मांग। क्यों? क्योंकि इक्विटी इज अ परपेचुअल कैपिटल, व्हाट इट मीन्स, so you cannot ask for company to repay you, राइट? आप कंपनी को नहीं मांग सकते पैसा जाके कि मेरा पैसा रिटर्न दे दो, मैंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अगर मैं कल जीएमटी के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलूं एंड अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास कोई हक नहीं बनता है कि आप जीएमटी के पास आके पैसा मांगे। क्यों? क्योंकि परपेचुअल कैपिटल है। उसका मतलब ये है कि जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आपको आपका पैसा रखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि सर फिर बीएससी और एनएससी में हम क्या करते हैं? आप बाय एंड सेल करते हो, तो आप वहां पे बेच देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपके शेयर्स ले रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जैसा ही कोई इन्वेस्टर है, उसको इंटरेस्ट आ गया, भले आपको नहीं है जीएमटी। मान लो आपने आज जीएमटी के शेयर्स परचेस किए, कल आपको और मेरा झगड़ा हो गया या फिर आपको मेरी काम करने की स्टाइल पसंद नहीं आई, आप मेरे को नहीं बोल सकते कि सर ये शेयर्स आप खरीद लो और पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि मैं जीएमटी चला रहा हूँ। तो आप जा सकते हो रोहन के पास, रोहन जा सकता है किसी और के पास, आप एक दूसरे के साथ बेच सकते हो उसको। इसका कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। कंपनी को बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाय एंड सेल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, जेब में रखते हो या उसको कहाँ पे रखते हो, उसको कोई लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हाँ, लेकिन अब सवाल आता है कि सर फिर अगर फर्क नहीं पड़ता है तो शेयर होल्डर्स क्यों रहेंगे फिर? जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभार कंपनीज और एचआर जहाँ पर भी आप काम करते हो, अगर आप सिर्फ काम ही करते हो तो आप 6 महीने में या फिर 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा रुक के आप कंपनी छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई पार्टी नहीं है, आपके लिए कोई क्वार्टरली मंथली बोनस नहीं है, आपको बस फिक्स 40-50 हज़ार सैलरी आता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, कोई ऐसे इवेंट नहीं है। तो एक सोचिए ना कि वो मेंटेलिटी आपकी क्या हो जाती है कि फिर ये कंपनी थोड़ी सी एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है। तो वैसे ही अगर कंपनी या खुरापती आइडिया ना सोचे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट या फिर अलग अलग इवेंट्स अगर नहीं सोचती है ना, अगर नहीं सोचती है तो आप समझ जाइए कि इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। आपने किस्से तो सुने होंगे कि विप्रो में अगर आप 10,000 लगा दे तो उसके कुछ करोड़ों बन जाते, राइट? वो एक्चुअली करोड़ों ये स्टॉक स्प्लिट ये वो करने से नहीं बनता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्यों। बर्क्स हायर कंपनी किसको पता है, जो कि इसकी कंपनी है, वो क्या बोलते हैं? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, यस एग्जैक्टली। अभी अगर आप जाइए
आप जाइए और इसमें देखिए They were into Hathaways, and then they are currently into financing, restructuring, and everything. They are. शेयर प्राइस इन आए, देखते हैं कितनी है प्राइस, कितनी है प्राइस। एक दिन में स्टॉक $7,000 से नीचे आता है और ऊपर जाता है। सी दिस गाइस, एक एक दिन का उसका, वाओ ग्रेट। कहाँ से आया है ऊपर, यहाँ से डायरेक्टली एक दिन में प्राइस में इतना डाउनफॉल है, $7,000 का डाउनफॉल है, जिसकी प्राइस है $5,33,000 प्राइस है। जरा सोचिए, इसको INR में कन्वर्ट करिए जरा, कोई करेगा क्विकली मेरे लिए, समझते हैं, क्योंकि ये एक साल सी दिस कितने परसेंट की रिटर्न है, $54,000 से वो बढ़ा है अभी तक। कितने कितने साल में बढ़ा है, 1 ईयर में। 5 साल का क्या कह रहा है, 5 साल में $221,000 से वो बढ़ा है, राइट। उसका 5 साल से ज़्यादा चार्ट है नहीं है। अभी मैं कहना क्या चाहता हूँ ज़रा वो समझते हैं। अभी इस कंपनी ने ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिया हुआ है उसके लाइफ में, डिविडेंड्स वगैरह देता है, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं। उसके अलावा दूसरी भी कंपनी है, जैसे अच्छा इसकी इन्वेस्टमेंट है शायद ये डिस्कवर मोर, या फिर स्टॉक्स प्राइस ही होगी, निवी एनविदा कॉरपोरेशन। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है कि वो कॉर्पोरेट एक्शन पे बिलीव ही नहीं करते हैं। क्यों बिलीव नहीं करते हैं, उसकी क्या वजह होगी, क्योंकि ये सब फालतू गेम है, उनको पता है। कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करो, अलग अलग वो स्प्लिट करते बैठो, उसे कंपनी की कॉस्ट जाती है। पहले शेयर्स डिलिस्ट करो, दूसरे बनाओ, दूसरे निकाल दो, तीसरे बनाओ, तीसरे ये कर दो, चौथे निकाल दो। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर आपने भी देखा कि अगर मेरे जेब में मान लो पहले एक शेयर से जिसकी वैल्यू ₹100 है, एंड अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो भाई ऐसा क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा कुछ हो रहा है, बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है। मुझे 2 शेयर्स मिल रहे हैं बस, अगर 2 शेयर्स भी मिल रहे हैं तो वैल्यू में क्या बदलाव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि एनीवेज अल्टीमेटली अगर इसको प्लस करूँ तो मेरे जेब में तो 100 USD रहने वाला है, अलग से कुछ नहीं रहने वाला है। बट फिर भी क्यों, वाई? इसलिए मैंने कहा ना कि ये सब अपने जैसे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, कुछ नहीं है बाकी। एंड ये क्रिप्स एंड क्लियर स्टेटमेंट है, मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ। अभी मैं भी कंपनी चलाता हूँ तो मुझे पता है, अभी अगर कल मैं उठ के बोलूँ कि मुझे स्प्लिट करना है, राइट, तो मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ इन्वेस्टर को, भेज रहा हूँ कुछ $2,000 $4,000। तो आप यहाँ पर बिलीव करिए, या सॉरी यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे, कहाँ पे ये बक्सफायर का अगर आप डेटा देखोगे, ये वाला, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। मतलब मान लो कि इसका शेयर प्राइस 10 साल पहले $1 था, ऐसा अगर हम अज्यूम कर लेते कि $1 था, तो अभी तक उसकी वैल्यू कितनी बनी, $5 लाख की वैल्यू बनी, राइट। अगर विप्रो भी स्टॉक स्प्लिट नहीं देता, या फिर अगर बाकी जितने भी अलग अलग रिस्ट्रक्चरिंग वाले इवेंट्स अगर वो नहीं देता, तो विप्रो की प्राइस भी लगभग इतनी ही दिखती आपको, एक शेयर्स की प्राइस, जो कि 10 लाख 12 लाख के आसपास होती, कम से कम मैं कह रहा हूँ, राइट। उतनी प्राइस आपको दिखती ही दिखती। क्यों? क्योंकि स्टॉक स्प्लिट भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आपको तो उतनी ही वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि वो वैल्यू जो होती है बिजनेस के ऊपर डिपेंड होती है। वैल्यू इसके ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि वो अगर स्टॉक स्प्लिट देने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, पूरी बुलशिट कहानियां है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी के बैलेंस शीट में मान लो उतना दम ही नहीं है, एंड कंपनी ने आपको स्टॉक स्प्लिट दे दिया, क्या होगा उसका, वैल्यू बढ़ेगी आपकी? नहीं बढ़ेगी। वैल्यू स्टॉक स्प्लिट करने से या फिर रिवर्स स्प्लिट करने से बढ़ती या घटती नहीं है। वैल्यू इज डिफरेंट, मार्केट प्राइस इज डिफरेंट, फेस वैल्यू इज डिफरेंट। उसमें फेस वैल्यू में थोड़ा बहुत कम और एडजस्टमेंट कर ही देते हैं ये, राइट। तो इसका मतलब साफ है कि ये 5 साल में अगर इतनी वैल्यू बढ़ी है, 5 साल में अगर ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट देती ना, तो भी इन्वेस्टर को इतनी ही वैल्यू मिलती, 5,33,600, इतनी ही वैल्यू मिलती, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एंड इसलिए अगर आपको समझना है
जैसे अगर मैं विप्रो की अगर यहाँ पे बात करूँ, विप्रो का अभी तक का कितनी बार उन्होंने, कुछ ज्ञानी यूट्यूब पे आपको ये ज्ञान देते हुए दिखेंगे कि जैसे विप्रो ने ये दिया, विप्रो ने वो दिया, विप्रो ने ऐसा दिया वैसा दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताते हैं। विप्रो का अगर मैं 5 साल का चार्ट निकालूं, 5 साल के अगर हम रिटर्न देखें कि कितने मिले हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 196 197 का स्टॉक हुआ है। बट अगर उसकी हिस्ट्री से अगर हम देखें, हिस्ट्री यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये नहीं दिखाता यहाँ पर ज़्यादातर पर चीज़ें। अगर मैं ट्रेंडली में जाऊँ, TRYND ट्रेंडली में, ये अच्छी साइट है जो मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं यहाँ पे विप्रो को अगर मैं सर्च करूँ, विप्रो लिमिटेड, ये वाला विप्रो का स्टॉक आया आपके सामने, जिसको हम देखेंगे। अच्छा, ये भी पैसा चार्ज कर रहा है क्या? अभी नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू विथ शिवराज। ठीक है। अच्छा, विप्रो आया, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी हिस्ट्री देखोगे तो इसके हिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस दिए हुए हैं। अभी इसका मार्केट कैप 2,13,00,000 करोड़ के 13,000 करोड़ के आसपास आके रुका है। बट अगर हम जो देखना चाहते हैं कि उसकी जो प्राइस है, यहाँ पे ऑल दिखेगा, देख लीजिए कि प्राइस इसका कितना था, 1170। बट ये 2000 का ये भी प्राइस सच नहीं है शायद, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस उसका कुछ अलग था। लेकिन ये डेटा अवेलेबल जब नहीं होता है ना, जितना अवेलेबल है उतना ही लेते ही है। ऐसी कंपनी अपने को चाहिए कि जिसका डेटा अवेलेबल हो। जैसे कि मान लो इसकी बात करते हैं, इन्फोसिस का देखते हैं। डेटा अवेलेबल चाहिए अपने को पूरा समझने के लिए, मैटर मसला क्या है, ताकि आपको चीज़ें समझे। अगर आप इसको देखते हैं विप्रो को, शायद इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। लेट्स सी। है नहीं है, ये भी 2006 से ही दिख रहा है। ये 1117, क्योंकि ये 10 रुपए के आसपास ही प्राइस था। अब ये देखोगे आप, बट रिटर्न कितना दिखा रहा है यहाँ पर, तो दिखा रहा है रिटर्न अभी तक। EPS, अर्निंग पर शेयर, पहले कितना रहता था, 385। ये डेटा अवेलेबल नहीं है इनका भी। डेटा अवेलेबल जिनका अपने को बिगिनिंग से चाहिए, ताकि समझ में आएगा आपको कि 1 रुपए के 1200 बन गए अभी। तो बीच में उन्होंने कुछ स्टॉक स्प्लिट भी दिए हैं बहुत बार। जब स्टॉक स्प्लिट दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बार बार प्राइस चेंज होती गई है। लियोड्स मेटल एंड एनर्जी, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अभी दूसरा इसका भाई बन रहा है ये वाला स्टॉक, जो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरे पोर्टफोलियो में 12 रुपए से मेरे पास, मैंने रखा है इसको। मेरे वाइफ के रखा है क्योंकि मेरी नज़र अच्छी नहीं है। 30-40% रिटर्न आया तो मैं बेच देता हूँ। तो अच्छा, फंडामेंटल्स इंप्रूव करे हैं ना काफ़ी अच्छे। रेवेन्यू बढ़ा है 175 करोड़, इसलिए शेयर्स में दम दिख रहा है उतना। टोटल प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट। ओके, तो कहना क्या चाहता था मैं, कहाँ फाइल ऑल, यस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से प्राइस देख लीजिए, प्राइस कितना है, 1.80, राइट। दिख रहा है ना आपको। 2017 में प्राइस कितना था, 1.8। 2020 में प्राइस कितना था, 50 पैसा। ठीक है गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes. तो यही अगर आप देखोगे, अब कितना दिख रहा है प्राइस, 55 रुपीज का प्राइस है। मतलब 2 साल में ऐसा क्या हुआ, 50 पैसे से जाके सीधा 55 पे हुआ प्राइस। और मैंने यहीं पे कहीं खरीदा है इसको, जहां तक मुझे लग रहा है। ये जब डाउनफॉल आया था ना, यहाँ पे मैंने कहीं खरीदा है। ये प्राइस है मेरे पास 14 का, क्योंकि यहाँ से मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, ऐसे नहीं कि नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से इसको मॉनिटर किया। यहाँ पे मैंने खरीदा था 1 रुपए से आसपास,
यहाँ पे मैंने बेचा था पहले, लगा कि ये ऐसे फेक स्टॉक रहेगा क्योंकि पहले फंडामेंटल्स उसके अच्छे थे ही नहीं, एंड इसलिए फिर बड़ा करेक्शन आया। करेक्शन 9 रुपीज़ के आसपास था, पकड़ा नहीं इसको, फिर यहाँ पे सोचा कि पकड़ के रख देते, अगर हुआ तो हुआ कुछ। एंड अब तो स्टॉक्स मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे ना 2000 ये जनवरी से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड में ही है, कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। हो सकता है कि 100 भी टच कर ले क्विकली। अगर कर भी देता है तो मुझे कोई शॉक नहीं लगेगा क्योंकि उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, फंडामेंटल्स पूरे अच्छे खासे करेक्ट हुए। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर इस कंपनी ने मान लो यहाँ पे जाके इसका स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर देता है, आपका क्या फायदा होगा? अब एक शेयर्स की प्राइस 55 है। अगर ये कंपनी कहता है कि आपको मैं एक शेयर्स के बदले में आपको हम 10 शेयर्स दे देंगे, आपके पास पहले एक शेयर्स है, अभी हम आपको 10 दे देंगे, आपका क्या फायदा होगा? ऐसा आपके डिमैट अकाउंट में एक की जगह 10 शेयर्स दिखेंगे, राइट? इसके अलावा क्या फायदा होगा? Additional 9 shares will be only there, and obviously whenever the company will declare a dividend, let's say if they declare any dividend, and if we are a long run player, like if we are holding it completely, then we'll get some benefits on that dividend on the additional shares which we have got. And apart from that, I don't see any benefit because stock split होने के बाद वो 55 की प्राइस कुछ तो भी अराउंड 27.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो NAV पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग रन जाके क्या होगा, डिविडेंड्स के टाइम पे या फिर रियलाइजेशन के टाइम पे फर्क पड़ेगा। 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम रियलाइज करो। अभी मैं कह रहा हूं, मान लो तुम ऐसे इन्वेस्टर हो, तुम बिलीव करते हो कि तुम्हें स्टॉक स्प्लिट चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि मुझे स्टॉक स्प्लिट नहीं चाहिए। कंपनी ने क्या किया, फिर कंपनी ने बोला ठीक है भैया, हम क्या करेंगे, क्लास ए और क्लास बी बनाएंगे। क्लास ए वाले लोग हैं कि जिनको कॉर्पोरेट एक्शन नहीं चाहिए, क्लास बी वाले ऐसे लोग हैं, यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करते क्विकली, ताकि मुझे वही समझाना है कि तुम जो कह रहे हो ना कि ये पूरा पूरा झोल झपाटा जो है ना कॉर्पोरेट एक्शन का, ये पूरा स्मार्टली और जो बहुत टैलेंटेड लोगों ने मिल बैठ के बनाया हुआ है, ताकि अपने जैसे इन्वेस्टर को झांसे में कैसे ले। ये क्लास ये इन्वेस्टमेंट है, क्लास ये इक्विटी है, ये क्लास बी है। अब क्लास ए का कह रहा है कि एक शेयर्स की वैल्यू है 55 जो मार्केट में भी दिख रही है, और आप कह रहे हो कि ये प्राइस है क्लास बी के शेयर्स की जिसकी प्राइस है 5.5। आपके पास इसके 10 शेयर्स हैं, तो आपके पास भी कितना प्राइस हुआ फिर? 55। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 55 हुआ। Value of investment will remain the same, yeah, 55, because 1:10 का split है, sorry। मेरे पास एक ही शेयर्स है। अब यहां जाके कंपनी ने अपने दो क्लास बनाए, एक बोला कि क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए उनके लिए है जिनको स्टॉक स्प्लिट नहीं चाहिए, क्लास बी उनके लिए है जिनको स्टॉक स्प्लिट चाहिए। तो आपने बोला कि नहीं भैया, मुझे तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आंखों को देखना पसंद आता है, तो आप मुझे 10 शेयर्स दे दीजिए। तो आपका एक शेयर्स रिप्लेस किया, आपको उसके बदले में 10 शेयर्स दे दिए। अब बारी आती है कि कंपनी को डिविडेंड देना है, राइट? कंपनी को डिविडेंड देना है। डिविडेंड क्या है कि पर शेयर्स 5.5 है, इतना तो नहीं होता है, कह रहा उदाहरण के तौर पर। अभी आप ये कह रहे हो कि मुझे बस डिविडेंड यहाँ पे 5.5 मिलेगा, एंड आपको डिविडेंड इसका 5.5 into 10 मिलेगा। Yes, I'll get 55 and class A वालों को मिलेगा 5.5। गलत क्यों मिलेगा? ये ऐसे नहीं होता है। That's what my point is। जो आपको लग रहा है ना कि जो कंपनियां, अगर मुझे एक बात बताओ, स्टॉक स्प्लिट या ऐसे कुछ देने से अगर आपकी वैल्यू सच में बढ़ती ना, सच में अगर ऐसा कुछ जादू होता ना उसमें, तो भैया फंड मैनेजर्स उतने भी बेवकूफ नहीं है, वो तो ऐसे ही करते। फिर इवेंट के पहले इन्वेस्टमेंट करो, इवेंट के पहले इन्वेस्टमेंट करो, बाकी कुछ मत करो, ऐसे ही करके अमीर करते हैं। तो but Shivraj, yes, yeah, go ahead. okay, let him go ahead with the doubt, then I'll ask. Hello.
गो अहेड। सर लेकिन डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे ही डिक्लेयर होता है ना, आता हूँ ना तो मैं उस उस पे। हाँ। जो यहाँ पे क्लास भी मेंशन किया है ना मैंने, क्लास बी क्लास हाँ सी, हाँ। तो उसको अगर इग्नोर तो उस करके तुम बोल रहे हो कि फेस वैल्यू, तो तुम्हारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है पूरा गलत है। क्लास ये मतलब कंपनी क्या करेगा, कंपनी खुद कहेगा कि कंपनी ये जो है, सॉरी क्लास ये जो है कहेगा कि इनको एक पर शेयर 5.5 मिलेगा, लेकिन क्लास बी का जो डिविडेंड रेशियो है ना, क्लास बी का, वो आपको अलग दिखेगा। वो ऐसा दिखेगा 5.5 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, जल्दी बताओ, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ, क्विक कितना होगा 5.5 डिवाइडेड बाय 10? 0.55। 0.55 ये होगा डिविडेंड रेशो और क्लास बी शेयर्स। आप बोलोगे कि आप जमीन पे आओगे, अरे यार तो फिर क्यों करूं मैं, एक क्लास बी में क्यों पार्टिसिपेट करूं, क्लास ए में ही रहता अच्छा रहता, एक शेयर 55 रुपीज मार्केट वैल्यू, डिविडेंड तो उतना ही मिल रहा है, एक शेयर्स लो उतना ही मिल रहा है, 10 शेयर्स लो उतना ही मिल रहा है। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई 10 करोगे ना, तो आपका डिविडेंड हो जाएगा 5.5, उतने पे ही आ गया, कुछ भी बदला नहीं। तो आप जरा सोचिए ना कि अगर कॉर्पोरेट एक्शन के जितने भी ऐसे आलतू फालतू इवेंट्स है उसमें इतना ही दम होता, तो लोग तो वही सोच के इन्वेस्टमेंट करते ना, उधर ही करते और करोड़पति हो जाते। होते कि नहीं होते? अगर किसी कॉर्पोरेट एक्शन से मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में तगड़ा वैल्यू अगर जनरेट हो रहा है, तो मैं तो वही करता फिर। हाँ, आपको मैं बताता हूँ कि वो होता क्या है। कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट बना रहा है। ये कंपनी ना, अभी अगर आप देखोगे ना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से क्यों नहीं आप देखते हो, कि जैसे अगर आप देखोगे इसके सिर्फ फंडामेंटल्स देखेंगे, आपका सवाल होना चाहिए कि सर हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या चेंज दिख रहा है ऐसा तगड़ा कि इसकी प्राइस में मोमेंटम आया हुआ है। अगर हम देखेंगे इसके फंडामेंटल्स के पास जाएंगे, ये आप देख लेना कि जैसे पहले क्वार्टरली इसमें अगर आप देखोगे ना, लेट मी इरेज दिस वन, क्वार्टरली अगर आप देखोगे इसमें पहले कितना कमाता था और क्या करता था, खर्च कैसे करता था, वो देखेंगे जरा आपको भी। अगर इसका एनुअली हम करते हैं, एनुअली थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। पहले अगर आप देखोगे ना, इसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता था विद इन, यहाँ पर एक मार्च 2015 में 500 करोड़ का था, उसके बाद डायरेक्टली 124, 81, 156, यानी कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ थी पूरी डाउन ट्रेंड पे चल रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप देखोगे तो कहां तक, मार्च 2023 तक। मार्च 2023 में पूरा सिनारियो चेंज हुआ, एंड जब सिनारियो पूरा चेंज हुआ तो यहां पर डायरेक्टली अगर आप जंप देखोगे ना मार्जिन में, रेवेन्यू में, तो तगड़ा आपको ट्रेंड यहां पर दिखेगा। खाली उसी में नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी। हाँ, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आ रहा है। यहाँ पर 59 करोड़ अगर वो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, तो एक्सपेंसेस भी उनके पास उतने ही थे, अराउंड 45 के। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे 318 माइनस 260 कर दीजिए, कितना 50% का कुछ आपको नेट नेट प्रॉफिट 52 का दिख रहा है, यहाँ पर 52 का दिखेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 4 कहाँ है और 52 कहाँ पे, तो उन्होंने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब बनाया था 4.7 था, एंड उसके पहले तो मुझे लग रहा है कि 16 से लेकर के 21 तक पूरा नेगेटिव प्रॉफिट उन्होंने, यानी कि लॉस ही दिया हुआ, प्रॉफिट तो ज़्यादा बना ही नहीं है, राइट। बट अब सडनली कंपनी जब प्रॉफिट में आ गई, तो अब उस शेयर्स की जो वैल्यू उतनी दिख रही है ना 55, वो क्यों दिख रही है, कोई बताएगा? क्योंकि एक साल में ही उतना चेंज दिख रहा है। 2021 से उस शेयर्स में चेंज आना शुरू हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, उस कंपनी के पास एक्चुअली वो वैल्यू है, एक्चुअली वो वैल्यू है, इसलिए आपको वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि 52 करोड़ का कंपनी के शेयर्स में ये वैल्यूएशन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के पास प्रॉफिट किया हुआ है, तो प्रॉफिट है तो उसका कैश भी होगा ना कंपनी के पास, राइट। अगर मैं इसको नेट टैक्स के तौर पर देखूं कितना बचेगा कंपनी के पास, नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एनुअल करोड़, कितना दिख रहा है, 36 करोड़ का दिख रहा है। वही 36 करोड़ का जो भी वैल्यूएशन होगा ना, फेयर वैल्यूएशन,
अभी तुम फंड अकाउंटिंग में हमने तो वही देखा ना यार कि फेयर वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है, फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से जो कंपनी की स्टॉक की प्राइस है ना, कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से मैच होनी चाहिए। तो जैसे कि अब अगर हम एनएवी, अगर हम फंड अकाउंटिंग में एनएवी की हम बात करते हैं, तो एनएवी यूनिट प्राइस जो है ना, फंड अकाउंटिंग के बैलेंस शीट के साथ मैच होनी चाहिए। यानी कि बैलेंस शीट के हिसाब से अगर वैल्यूएशन 100 रुपीज पर शेयर आता है, तो मार्केट में भी उसका वैल्यूएशन 100 रुपीज ही होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर ऐसे नहीं होता, हाँ नहीं होता है ना, मानता हूं ना, तो वही तो सिचुएशन है। बैलेंस शीट कह रहा है 100 एंड मार्केट प्राइस कह रहा है 50, तो वो अंडर वैल्यूड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो ना। अगर बैलेंस शीट कह रहा है 100 एंड मार्केट प्राइस में स्टॉक कह रहा है कि हम 700 पे है, तो 7 गुना ज्यादा वैल्यू है उस कंपनी का, तो फिर उसका अदानी हो जाएगा। फिर अदानी का स्टॉक जैसे गिरा ना वैसे हो जाएगा, धप करके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बेस ही नहीं है। एंड इसलिए सर yes, सॉरी टू इंटरप्ट, ये कंसेप्ट आप एक बार फिर से बताएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड। कौन सा जो लास्ट वाला पार्ट था कि उसका वैल्यूएशन एज पर बैलेंस शीट और मार्केट का। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, ये 36 करोड़ का जो वैल्यू है ना, अभी स्टॉक्स में ऐड हो जाएगा, राइट? प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट एनुअल करोड़ में 36 करोड़ ये वाला। अभी उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ क्यों रही उस स्टॉक्स की? क्योंकि उनके पास ये पैसा आया हुआ है ना, जनरेट किया हुआ है ना उन्होंने पैसा, राइट? तो इसलिए वहां पे उस स्टॉक्स में 50 रुपए के आसपास या फिर जो भी है, जो भी जितना भी, हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो वैल्यूएशन मैच होगा। एंड इसलिए अगर आप देखोगे ना, वो सडनली 2-3 दिन में जैसे कि वो स्टॉक्स था 20 रुपए पे था, 20 से 50 हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 120-30 गुना रिटर्न दिया है। तो उसमें थोड़ा सा पंप भी चल रहा है, पंपिंग चल रहा है, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें पंप लगा रहे। क्यों लगा रहे? राइट। क्योंकि वो यूट्यूबर्स है, आलतू फालतू ज्ञान देंगे, बोलेंगे कि अभी करोड़पति बनोगे, ये बनोगे, तो गरीब गरीब लोग आके अगर हजार हजार भी डाल देते हैं तो भी इसमें पंप हो रहा है अल्टीमेटली। लेकिन एक्चुअली वो कंपनी प्रॉफिट बना भी रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रहा है तो उसका एप्रिसिएशन आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यस, इट विल दिखेगा। तो अब इसको आप एनएवी के साथ जोड़ोगे, तो जैसे मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, उसकी मार्केट वैल्यू 200 हो गई। तो जब मार्केट वैल्यू 200 हो गई, तो आपका वही तो काम है ना कि 100 रुपए वर्सेस 200 रुपए कंपेयर जो दिख रहा है 100 रुपीज का डिफरेंस, वही तो आपको आपके एनएवी में ऐड करना है। एंड दैट्स व्हाट यू आर हियर टू कैलकुलेट द एनएवी ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। तो हम शेयर प्राइस का भी अगर हम वैल्यूएशन करते तो वैसे ही होता है। शेयर प्राइस जो होती है ना, वो कंपनी के बैलेंस शीट के साथ इनलाइन होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर प्राइस आपका 50 रुपीज दिख रहा है, मान लो इसी पर्टिकुलर स्टॉक का, एंड मार्केट वैल्यू अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की देखोगे, मैंने इसकी कैलकुलेट नहीं करी है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है? एंड अगर आप इसको मार्केट प्राइस देखोगे, मार्केट प्राइस इसका दिख रहा है कहाँ पे, 55 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 रुपए से इसकी प्राइस ज्यादा हो गई, वो वैल्यू हो गया ये स्टॉक। डाइवर्जेंस दिखेगा आपको, बैलेंस शीट कह रहा है कि 50 रुपए वैल्यू होनी चाहिए एंड आपका मार्केट कह रहा है कि 55 होनी चाहिए। तो ये जो ऊपर का 5 रुपीज का जो डिस्टेंस है ना, वही लोगों ने पंप किया हुआ है, पर इसमें ज्यादा का पंप है एक्चुअली। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 30 रुपए के आसपास होनी चाहिए, जो कि ड्यूरेबल यानी कि सॉरी अफोर्डेबल रहेगा वो सबके लिए, एंड बैलेंस शीट के साथ उसका इनलाइन भी रहेगा। बट अभी अगर आप देखोगे तो अभी इनलाइन नहीं है। क्यों नहीं है? 10-20% का पर डे चढ़ता है। अगर आप इसको देखना भी है ना, यहाँ पर आप देखोगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो गया डायरेक्टली। सी दिस, ये स्कोर में दिखाएगा आपको कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो गया। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? अब ये परवड़ेगा नहीं। वैल्यूएशन स्कोर्स अबव आर कंसिडर्ड गुड and below 30 are considered bad. Score between 30-50 are considered as neutral or medium, right? ये तो स्कोर का ये है, लेकिन ये एक्सपेंसिव क्यों हो गया? फॉर्म विद द लो वैल्यूएशन स्कोर 20 परसेंटाइल आर एक्सपेंसिव स्टॉक्स। इसका वैल्यूएशन कम है लेकिन मार्केट में वैल्यू ज्यादा दिख रही है, एंड जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि ये स्टॉक्स चला तो चला, नहीं तो गिर भी सकता है। बट सवाल अब ये करोगे कि सर फिर तुमने क्यों इन्वेस्टमेंट कर दिया? तो हमने तो कर दिया, रिस्क लिए ना। अगर आप देखोगे मार्केट में वैल्यू अलग दिख रही है देखोगे तो, एंड जब आप इसका कंपेयर करोगे ना तो वो अलग दिख रही है। दो कंपैरिजन है। ये तो निफ्टी 50 का भी दिख रहा है यहाँ पर, अलग अलग इन्होंने लगाया हुआ है मोमेंटम और परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस के तौर पर देखोगे इसको, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ के आसपास है, रेवेन्यू 30 करोड़, एंड इसलिए आप इससे आप समझ सकते हो
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 50 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट 30 करोड़ का मारा हुआ है, एंड इसलिए ये स्टॉक प्राइस पूरी बढ़ रही है। जब तक वो 50 करोड़ के आसपास इनलाइन नहीं होता ना, मतलब रेवेन्यू का एडजस्टमेंट नहीं होता ना, 80 मतलब ये 50 प्लस वो 30 ऐड जब तक नहीं होता, तब तक वो मार्केट में स्टॉक्स भागता ही रहेगा वो अपने आप, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स एनालिसिस करेंगे तो वैसा ही करेंगे, राइट। एंड फिर इसमें अगर कंपनी जाके कुछ अपने शेयर्स कम कर दे, ज्यादा कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। वो सब तुम्हें और मुझे बेवकूफ बना के एंगेज रखने के काम है। बस एंगेज रखो, तुम्हें फील आएगा कि मुझे शेयर्स आ रहे जा रहे, कुछ लेटर आएंगे, कुछ कम्युनिकेशन आएगा, ये सब होता रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि स्प्लिट हुआ तो तुम्हें डिविडेंड ज्यादा आएगा। जैसे मैंने तुम्हें तो यही बताया, पहले ही लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैंने कहा कि अर्निंग पर शेयर्स घट जाएगा अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो, एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होता है तो अर्निंग पर शेयर्स बढ़ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, राइट। तो चीजें समझ में आ रही है या फिर बाउंस हो रहा है पूरा? समझ में आया। समझ में आया ना? तो हम फिर जाते हैं इस पे, क्योंकि ये है तुम्हारा स्टॉक स्प्लिट। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी, हमने एक दो स्टॉक्स इसलिए देखे ताकि आपको पता हो वो चीज़ कि यहाँ पर एक्चुअली में यानी कि ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होता है। अगर हम उसी की अगर बात करते हैं, मान लो कि ये लियोट्स ग्रुप है, लियोट्स ग्रुप है, एंड लियोट्स ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि अभी इसी स्टेज पे जाके मार्केट में स्टॉक स्प्लिट, एंड वो कर भी सकता है कंपनी अनाउंस, ठीक है। क्यों एक्सपेक्टेड है? क्योंकि जब स्टॉक्स प्राइस ज़्यादा बढ़े ना, तो वो एक रहता है कि हम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना उसको थोड़ा सा एंगेज रखेंगे, ताकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी मान लो कि मेरे ही पास उसके मेरे खुद के पास, मेरे वाइफ के पास इसके 1000 शेयर्स है, मेरे पास 1000 शेयर्स है, मेरे भाइयों के पास उसके कम से कम 500 तो होंगे ही होंगे। यानी कि इसके अगर देखोगे 3000 के आसपास शेयर्स हम सबके पास है। मेरे पास अलग प्राइस है, वाइफ के पास सबसे लो प्राइस है 14 रुपीज़, भाई के पास मुझे लगता है उसके पास उससे भी कम प्राइस से रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन है सबके पास है ये शेयर, सबके पास है। जब भी ऐसा कोई अच्छा स्टॉक होता है तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करके ले लेते हैं क्विकली, तो ये सबके पास है अगर आप देखोगे। अब इस स्टेज पे जाके कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट कर दे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर जो है इतने बढ़ेंगे कि जैसे अभी 3000 के आसपास से मान के चलते हैं, अगर इसके 10 शेयर्स, अगर 10 गुना शेयर्स आते हैं, 3000 इंटू अगर हम 10 करेंगे तो 30,000 के आसपास हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि 30,000 इंटू 55 ऐसे शेयर प्राइस निकलेगा एंड हम फिर करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ये, राइट। ये क्योंकि आपके दिमाग में वही कैलकुलेशन चलता है, ऐसे नहीं होगा। अगर 30,000 के शेयर्स आ रहे एंड इसके हिसाब से मान लो, अगर अभी के हिसाब से मान लो 3000 हमारे पास शेयर्स है, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3000 शेयर्स है, अगर सॉरी ये इनटू 3000 में करता हूँ, हमारे पास शेयर्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू, कोई बताएगा इसका? 100 ही पकड़ लो, 100 प्राइस है एंड ये 3000 शेयर्स है, टोटल 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का वैल्यूएशन हमारे पास अभी है इसका। कंपनी अपने स्ट्रेटेजी के साथ आया, कहा कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, इसके 2 शेयर्स बनाने चाहते हैं, जो एक है इनके 2 बनाएंगे। एंड जब कंपनी 2 बनाएगा तो हमारे पास तो 6000 शेयर्स आएंगे फिर, राइट। इसके 3000 आएंगे और यहाँ पे 3000 आएंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखेगा, आप इंटू कर लो, ये इंटू कर लो, कितना हो जाएगा? अभी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, एक्चुअली डिमैट अकाउंट में दिखेंगे मुझे 6000 शेयर्स, बट प्राइस कितना हुआ? प्राइस 50 का हो गया। तो क्या चेंज हुआ? 6 इंटू 30, वही तो 3 लाख का ही तो आ गया ना, राउंड फिगर तो हम उधर ही आ गए। तो कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने से क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको कि स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट से एनएवी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा क्या, 90% लोग यही कहेंगे कि इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ये शेयर्स मान के बैठे हैं। अब इनको कौन समझाए कि वो यूनिट्स अलग है एंड ये स्टॉक्स, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते तो वो अलग है। समझ में आई ना बात?
जो आपका रूल होता है ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आप क्या समझते हो कि ये नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे, मतलब वहां पे एनएवी में भी प्राइस चेंज होगी? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो यूनिट्स अलग है, ये शेयर्स अलग है। ये शेयर्स हम कंपनी की बात कर रहे हैं। जब हम यूनिट्स की बात करेंगे या फिर अगर उस एनएवी के फॉर्मूला में जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो फंड की बात कर। हाँ, लेकिन ये एनएवी का फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करके आप एनएवी फॉर पर शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कंपनी के वैल्यूएशन की बात होनी चाहिए यहाँ पर, ना कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की। हाँ, अगर आप एनएवी कैलकुलेट करते हो म्यूचुअल फंड की तो फिर वहां पे आप वो अप्लाई करके कर सकते हो। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लो, एसेट्स लायबिलिटीज देख लो, एंड देन एनएवी कैलकुलेट कर लो। क्या दिक्कत है उसमें, राइट? तो ये है, तो इसके अपन जेनेरिक रीजन देखते हैं आगे जाके कि क्या क्या है। बहुत समय हमने इसी पे बिताया एंड आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशंस हमारे प्लेट में है अपने लिए, राइट? एक एग्जाम्पल है फिर से दिया हुआ, अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी का वैल्यू जो था 3 मिलियन शेयर्स वैल्यू विथ 500 500 ईच, तो कंपनी का वैल्यूएशन ऐसे कुछ दिख रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट स्प्लिट, आपको एनएवी कैलकुलेशन में भी ना फंड के ऐसे आपको एनालिसिस करना होता है। आपको दो चीजों का ख्याल रखना है यहाँ पर, ये प्री वाला वैल्यूएशन है एंड ये पोस्ट वाला है। आपको रिकॉन करना पड़ेगा पोस्ट एंड प्री वैल्यूएशन के बीच। आपने क्योंकि कंपनी में इस प्राइस के साथ मान लो 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको इसी के साथ वो 100 शेयर्स मिल जाएंगे अगर स्प्लिट हुआ है तो आपके वैल्यूएशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैल्यूएशन उतना ही रहेगा। तो यही आपको ढूंढ के निकालना होता है कि वैल्यूएशन में कुछ चेंज ना हो, एंड वैल्यूएशन में अगर चेंज हो एंड अगर वो चेंज वैलिड है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट? लॉस या प्रॉफिट की। अगर एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू, तो प्रॉफिट थ्रू कॉर्पोरेट एक्शन दैट यू कैन एडजस्ट, राइट? अगर एक्चुअली लॉस हुआ है सब वेरीफाई करने के बाद, तो फिर आपको फिर लॉस की अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। लॉसेस डेबिट होते हैं एंड प्रॉफिट्स या फिर गेन अगर होता है तो वो क्रेडिट होते हैं। तो उस तरह से आपको उसकी अकाउंटिंग इंश्योर करनी पड़ेगी। सर ये जो स्टॉक स्प्लिट रेशियो यहाँ पे दिया है 2:1 एग्जाम्पल में, वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम? 2:1 ही है, यानी कि एक शेयर्स हमेशा जब आपको कुछ मिलता है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो, एक शेयर्स के बदले 2 शेयर्स आपको मिलेंगे। ये क्या होता है ना, डिनोमिनेटर है ना, जिसको आप नया मिल रहा है उसको डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बट इसको अगर समझना है तो जब भी ये ऐसे लिखा है ना, तो इसको अगर आप सीधा करोगे ना, मतलब ऐसे करोगे ना, ये ऐसे होगा, ऐसे। इसका मतलब क्या है, एक ओल्ड शेयर है जिसको आप 2 न्यू मिलने वाले हैं, 2 न्यू मिलेंगे, ऐसे देखा जाता है, राइट? थैंक यू सर। सब बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो आपको, आप अगर इन्वेस्ट भी करने जाओगे, कभी अगर इन्वेस्टर बन रहे हो तो आपकी तो अभी आंखें खुली हुई होंगी। कंपनी अगर कोई ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ आपके ऊपर एहसान कर रहा है, फिर कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ नहीं। कंपनी एक्चुअली अगर प्रॉफिट बनाती है ना, तो एक्चुअली वैल्यू ऐड होता ही जाएगा, वो कंटिन्यूसली होता जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने वो इसकी कंपनी का देखा, बर्क्स हायर, एंड उसके अलावा बहुत और भी कंपनीज है, या फिर एमआरएफ का भी आप देख लो। अगर आपने एमआरएफ में 10 साल पहले 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी प्राइस 1 लाख होती, ठीक है? तो 1 लाख ही होती, तो 1 लाख ही मिलती अगर आप बेच देते तो अभी। तो वही है, अगर कंपनी बीच में अगर कई बार मान लो 50-60 बार उन्होंने स्टॉक स्प्लिट दिया, तो आज उसकी प्राइस 1 लाख नहीं होती, फिर आज उसकी प्राइस के 100 to 100 रुपीज़ के आसपास ही होती, जैसे विप्रो की है। दोनों का प्रॉफिट बहुत तगड़ा दिया हुआ है दोनों कंपनियों ने, ठीक है? आगे निकलते हैं।
ये होता है जैसे व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट मैंने कई सारा एक्सप्लेनेशन इस पे दिया हुआ है, तो फिर से मुझे नहीं लगता कि उसी के थ्रू हमको जाना चाहिए। वही है, 100 शेयर्स पहले थे, बाद में 200 हो जाएंगे, तो प्राइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस करेक्ट हो जाएगी। एंड रेशो इसका दिया हुआ है हमने। अगर आपके पोर्टफोलियो में, ये पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया था, अगर 8 पीसेस है तो इसके कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। यानी कि आपके अगर डिमैट अकाउंट में पहले 8 शेयर्स है तो बाद में इसके 16 हो जाएंगे। तो इसको कॉर्पोरेट एक्शन की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं ना, इसको डिवीजन कहते हैं। डिवीजन और रिप्लेसमेंट ऑफ, ये रिप्लेसमेंट ऑफ इवेंट है, वो रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अभी सवाल ये होगा कि सर ऐसे क्यों, प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से इसका एक आइजिन होगा, राइट, एंड बाद में इनका एक आइजिन होगा। ये आइजिन चेंज हो जाता है, ये न्यू आइजिन होगा। ये दोनों अलग अलग आइजिन आपको दिखेंगे, दोनों अलग अलग आइजिन आपको दिखेंगे। तो ये याद रहे कि जब हम यहाँ पर समझ रहे तो ऐसे चीजें ही समझना है। एंड अकाउंटिंग एनएवी के साइड से नो इम्पैक्ट ऑन एनएवी, नो इम्पैक्ट ऑन एनएवी। सर क्यों नहीं, क्योंकि ये अगर प्राइस चेंज होती है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाते हैं। एंड ये कॉर्पोरेट एक्शन जब भी अनाउंस होता है ना तो वो कॉस्ट बेसिस पे होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फेस वैल्यू के बेसिस पे होता है, राइट। हाँ, बट उसका इम्पैक्ट मार्केट वैल्यू पे भी होता है। तो कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। मार्केट वैल्यू मतलब टोटल मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू फॉर पर शेयर्स की बात हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देन और क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इसके दो आइजिन दिखेंगे आपको, एक पहला वाला निकल जाएगा, डिस्पोज होगा, दूसरा नया वाला लिस्ट हो जाएगा। फंड अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे ही कस्टोडियन का स्टेटमेंट पुल करना होता है एंड आपको एनालिसिस करना है, खुद को एनालिसिस करना है। प्री कॉर्पोरेट एक्शन ये दिख रहा था, प्री सीए, एंड पोस्ट सीए ये दिख रहा है। एंड इसमें ज़्यादातर पर जो गलतियां होगी, नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड करने में हो सकती है, तो वो इंश्योर करना है। एंड प्राइस जो रिकॉर्ड होगी वो गलत भी हो सकता है। कभी कभार इसका आइजिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर भी सेम आइजिन लिया है, यहाँ पर भी सेम आइजिन लिया है। तो ये चैलेंजेस और गलतियां है जो होती है बार बार, तो यही आपको इंश्योर करना है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंस अगर दिखता है, मान लो बाय एनी चांस आपने सब हर चीज़ ले ली एंड फिर भी आपको अगर इसमें डिफरेंस दिख रहा है, पेनी का डिफरेंस दिख रहा है, या फिर अगर कुछ भी ऐसे दिख रहा है XYZ, तो वो तो नुकसान हुआ आपका। फिर अगर नुकसान होता है तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी, मान लो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कॉर्पोरेट एक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो भी नाम है इन्वेस्टमेंट का बोल दीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट पे ही अफेक्ट होगा, तो उसी इन्वेस्टमेंट से जाएगा। वो कॉर्पोरेट एक्शन की एडजस्टमेंट आपको लॉस के तौर पर करनी पड़ेगी, ये अकाउंटिंग एंट्री लिख के रख लेना। तो ये ऐसे होता है, ये हर एक कॉर्पोरेट एक्शन को लॉजिक अप्लाई होगा, स्पेशली इसी को नहीं। हाँ, जितने भी इनकम इवेंट्स है, जैसे कि डिविडेंड है, ड्रीप, कैश एंड स्टॉक ऑप्शन है, कैश के केस में नुकसान वगैरह होगा तो जैसे करेंसी कन्वर्जन के थ्रू होता है। मान लो USD का आपने रिकॉर्डिंग करके रखा, लेकिन पेमेंट आपको यूरो में आया, तो अभी USD और यूरो के रेट अलग हो सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको लॉस होने के चांसेस है। तो आपका यही स्टेटमेंट रहेगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जो आपका अक्रूवल्स आपने जो लिखे थे, रिसीवेबल्स जो लिखे थे, रिसीवेबल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके केस में। वो तो हमने इनकम के ये इनकम का जो सेशन था उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करी इन डिटेल, राइट। तो उसको आप फिर से गो थ्रू करिए। बट यस, तो यहाँ पर ये एंट्री भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको पता होना चाहिए
इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसका प्री एंड पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शंस के तौर पर आपको खुद को एनालिसिस करना होगा। ऑलराइट, सो आई विल टेक यू अहेड, लेट्स सी मार्केट में कैसे दिखता है वो देखिए। बिफोर कॉर्पोरेट एक्शन, आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शन, टू एक्सपेंसिव एंड यहाँ पर टू अफोर्डेबल। ऐसे नहीं होता है टू एक्सपेंसिव अफोर्डेबल, ये कोई वे नहीं है करने का, लेकिन मैंने कहा ना कि एक थॉट प्रोसेस होती है। इन्वेस्टर को लगने लगता है कि अभी अगर मैं आपको कहूँ कि MRF खरीद लो, आप खरीदोगे? आई एम श्योर नो, नहीं खरीदोगे। तो क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि 1 लाख होने भी तो चाहिए ना जेब में, राइट। एंड अगर मैं यही कहूँ कि चलो आप टाटा का वो स्टील वाला स्टॉक खरीद लो, आप कल जाके भाग के खरीदोगे, क्योंकि उसकी प्राइस 100 रुपये है मार्केट में, या फिर 120 है। आप खरीद सकते हो, मिनिमम 1 शेयर तो खरीद ही सकते हो। तो एक इन्वेस्टर का अप्रोच है, एंड उसी को इन्वेस्टर के अप्रोच के साथ खेलने के लिए ये पूरे स्टॉक स्प्लिट वगैरह निकाल देते हैं मार्केट में, राइट। तो वो है बिफोर एंड आफ्टर में क्या फ़र्क है थोड़ा सा। एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2000 पर शेयर्स प्राइस है, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, तो हमने 400 फॉर पर शेयर्स कर दिया, 5 टाइम प्राइस उसकी कम कर दी। अब इन्वेस्टर जाके ये प्राइस अफोर्ड कर सकता है, 500 की 400 दे के मार्केट में शेयर्स खरीद सकता है। तो वो है, राइट। एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको आप अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो, एंड उसको इन्वेस्टर को बेच के पैसा रेज कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिवर्स स्प्लिट एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्टॉक स्प्लिट के। एंड हम जब भी हम मैंने प्री एंड पोस्ट कहा ना, तो आपको ये अभी एक्सेल में करना ही है। आपको एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट करने हैं 10-15, एंड उसका प्री कॉर्पोरेट एक्शन क्या इम्पैक्ट था, पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन इम्पैक्ट क्या था, आपको ये करना है उसी एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट बना के उसी में करना है एक टैब में, राइट। अलग अलग इवेंट्स ले लो, उसके डमी एग्जाम्पल ले लो, या फिर रियल डेटा निकालो NSE और BSE के साइट पे जाके 10-15, ये इसका डेटा है, यहाँ पे इस दिन पे ये हो ऐसे, एंड उसका एनालिसिस करो, आप खुद कर सकते हो, राइट। उसको चार्ट में सेट कर सकते हो कि पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये दिख रही है, खुद आप बना सकते हो उसको, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो उसका। एंड अगर इसका ये प्राइस दिख रहा है तो क्वांटिटी भी तो बदल गई ना, क्वांटिटी चेंज हो गई। अगर क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो फिर मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, राइट। तो ऐसा सीन है। तो अगर हम रिवर्स स्प्लिट की हम बात करें तो यहाँ पर देखो, एक ही एग्जांपल मैं लेता हूँ रिवर्स स्प्लिट का, यही वाला, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा ज़्यादा। 5 शेयर्स आपके पास है ऐसा मान के चलिए, लेकिन कंपनी को लगा कि इसको अपन कम कर देते। अब ये देखो, पहले क्या बोल रहा है कि स्टॉक को एक्सपेंसिव बनाना, एक्सपेंसिव स्टॉक है उसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना है, राइट। बट रिवर्स स्प्लिट में क्या बोलेगा वो, रिवर्स स्प्लिट के लिए कहेगा कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ही हो गए हैं, सप्लाई ज़्यादा हो गया है, इसलिए स्टॉक की प्राइस बढ़ नहीं रही है मार्केट में। और जब स्टॉक्स की प्राइस नहीं बढ़ रही है तो कंपनी ने क्या किया कि इसको कंसोलिडेट करते, 5 शेयर मिलके उसका एक बना देते हैं। तो तुम्हें क्या मिलेगा, बिफोर अगर तुम्हारे पास मान लो यहाँ पर एक्स डेट है बीच में, एक्स डेट के पहले अगर तुम्हारे पास 5 शेयर्स है, तो एक्स डेट के बाद आपको 1 शेयर मिल जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। आपका फंड अकाउंटिंग के साइड से क्या वैल्यू क्या रहेगा देखने का नजरिया, मेरे पास पहले 5 शेयर है तो उसका मार्केट प्राइस 1 रुपये था, तो टोटल वैल्यू कितनी थी, $5 थी। उसके बाद जब कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो क्या हुआ, 1 शेयर्स मिल गया, उसकी वैल्यू कितनी है, $5 है। चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट, खत्म हुआ वैल्यूएशन कॉर्पोरेट एक्शंस का, हुआ रिकंसिलिएशन कॉर्पोरेट एक्शंस का। तो ऐसे ही वैल्यूएशन आपको करना है। 5 और 1 शेयर्स रेशियो जिसको रीड नहीं करने आया था तो ये याद रख लीजिए, 5 और 1 शेयर्स ऐसे हम स्टॉक स्प्लिट में करते हैं, यानी कि 5 शेयर्स को आपको 1 शेयर्स मिलेगा, एंड वहां पे 2 शेयर्स को आपको, यानी कि 2 शेयर्स मिलेंगे अगर 1 शेयर्स है तो। रीडिंग का वे है वो रीड करने के लिए आपके पास, ठीक है। होप ये मार्केट में ऐसे दिखता है, मार्केट चार्ट आपका करेक्ट होता है, फॉरवर्ड स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, 40 रुपये था 20 रुपये हो जाएगा सीधे, डायरेक्टली मार्केट में प्राइस गिर जाएगा उसका। अगर आप देखोगे तो मार्केट का चार्ट ऐसे करेक्ट होता है। एंड रिवर्स स्प्लिट के केस में प्राइस ऑलरेडी कम था, अब डायरेक्टली अप हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे किसी में भी प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, राइट। कंपनी के अपने अपने अंदरूनी मामले,
आपको बस बेवकूफ़ बना के रख दिया जाता है कि ये कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, वो हो रहा है, बस बाकी तो इन्वेस्टर ही है, यूट्यूबर ही है, राइट। वो तो बैठी है आपकी क्लास लेने के लिए, कुछ भी ज्ञान देंगे और ये करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस लो होने के कारण कंपनी को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है प्राइस में, वैल्यूएशन में, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन बढ़े ना तभी उसके प्रमोटर्स वगैरह जो भी है ना उनकी एसेट्स बढ़ती है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, एंड इसलिए ये सब जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, तो दे एक्सपेक्ट द सेम, क्योंकि जब अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती ही नहीं है तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ। अगर आप यही एग्जांपल ले लो, अगर मान लेते हैं कि यही वाला लियोर्स ग्रुप का अगर स्टॉक नहीं बढ़ता तो मैं क्यों लेता, राइट। मेरे दो ही एक्सपेक्टेशन है, एक तो स्टॉक मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरा मुझे शेयर्स में ज़्यादा इजाफा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए उसमें, राइट। एंड इसलिए बट ये कॉर्पोरेट एक्शन से नहीं होगा। मैंने जैसे ही कहा कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है कि अगर कल मान लो आपने जीएमटी में इन्वेस्टमेंट किया एंड आज से नेक्स्ट 1 ईयर तक कोई भी कस्टमर नहीं आया मेरे पास, कोई स्टूडेंट भी नहीं आया, आपने तो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उल्टा खत्म हो जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं पैसे, राइट। बट व्हाट इफ कि आज के बाद मान लो हर दिन मुझे सब इंक्वायरीज आई, एक साल में मैंने 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मैं तो ऐसे ही 100 करोड़ के आसपास निकल जाऊँ, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसकी भी तो वैल्यू बढ़ेगी 10 गुना, राइट। तो पूरा मसला जो है ना कॉर्पोरेट एक्शन का नहीं है, पूरा मसला बिजनेस का है। बिजनेस में अगर दम है तो कॉर्पोरेट एक्शन भले अनाउंस हो या ना हो, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अगर इसका अभी भी नहीं समझा है तो एक क्विक कैलकुलेशन में आपको बताता हूं कि वो होता कैसे है। जीएमटी चलाने के लिए मैंने इसमें 1 लाख रुपए डाला था, ये था मेरा कैपिटल, ये मैंने कैपिटल डाला था, ये सच डेटा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझे। ये डेटा मैंने डाला था, सॉरी ये पैसा मैंने डाला था 2019 में। 2020 में हमने नेट प्रॉफिट, अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो याद रहे, जब नेट प्रॉफिट हमको हुआ तो वहाँ पे जो प्रॉफिट था कुछ 1,20,000 का प्रॉफिट था, पूरे एक्सपेंसेस वगैरह जाने के बाद। ये था 2019-20 का प्रॉफिट। 20-21 का प्रॉफिट कुछ था 5,20,000 था। 21-22 का प्रॉफिट था 15 लाख। अभी का कैलकुलेट करना बाकी है। तो अब अगर देखो कैपिटल तो इतना ही है, लेकिन हर साल का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कम ऑन कितना हुआ है, टोटल कर लीजिए, टोटल करेगा कोई यहाँ पे क्विक। 22,40,000 दिख रहा है। कितना हो रहा है, 22,40,000। 22,40,000 के आसपास उसका जा रहा है। बट जब ये 2019 में मैंने शेयर्स क्रिएट किए थे ना, उसकी वैल्यू कितनी थी पता है, 10 रुपए थी। तो मैंने कितने शेयर्स क्रिएट किए थे, 10,000 शेयर्स क्रिएट किए थे। तो आप मुझे बताइए कि आज मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। 22,40,000। नहीं, शेयर्स की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। मेरे शेयर्स की वैल्यू थी 10 रुपए, ये थी पर शेयर वैल्यू 224 रुपए आज की वैल्यू। 224 कैसे कैलकुलेट किया बताओ जरा। 22,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी है डिवाइडेड बाय 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स है वो 224। यस। अभी आज मान लो आपने मेरे साथ ही 2019 में इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे साथ ही किया था आपने, एंड आप इसके 10% स्टेक होल्ड करते थे जीएमटी की, एंड आपके पास लगभग 1,000 शेयर्स है। अब ये शेयर्स आपको बेचने हैं। ये मान लो रोहन ने इन्वेस्टमेंट करी थी मेरे साथ, रोहन अभी जाके पंकज को बेचने वाला है। पंकज को अगर 10 रुपए में आप बेचोगे तो आप खुश हो जाएगा, वो तो बोलेगा कि भाई मैं तो बहुत प्रॉफिट में आऊंगा, राइट। बट क्या ये रोहन 10 रुपए पे शेयर्स बेचेगा या फिर 224 रुपए पे बेचेगा? 224 पे बेचेगा, राइट। Yeah, क्यों? because it's a current market price. करंट मार्केट प्राइस ही नहीं, बल्कि ये वैल्यूएशन है वैल्यू उसका। है, वैल्यू है वो,
करंट मार्केट प्राइस हो सकता है कि एज पर, अभी जो मैं कह रहा था ना बैलेंस शीट, ये एज पर बैलेंस शीट है। हो सकता है कि अभी आप जैसे लोग जीएमटी को जानते हो, आप मार्केट में गए, आपके मुंह से निकला, जैसे अभी टाटा का ब्रांड बना है, टाटा ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करेगा लेकिन फिर भी लोगों को पता है। तो जैसे आपने बोला कि अरे जीएमटी अच्छी है, जीएमटी अच्छी है, जीएमटी अच्छी है, उन्होंने मार्केट में अच्छा खासा मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में ये किया वो किया, आपके मुंह से निकला वो, मान लो, तो उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। तो वो हो सकता है कि अभी जो मार्केट में जो दिख रहा है ना एनएससी के स्क्रीन पे, ये शेयर 350 पे ट्रेड कर रहा है, 350 पे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए बैलेंस शीट के हिसाब से ये वैल्यू है, मार्केट के हिसाब से ये वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू, मार्केट के हिसाब से 350 है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिख रही है ना वही तुम्हारा वोर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये स्टॉक मार्केट में वोर वैल्यूड हुआ है। कितने से हुआ है? 350 माइनस 224 कर दो, जो भी ऊपर का कुछ लगभग 50 और 70 कुछ दिख रहा है, तो 120 के आसपास का जो दिखेगा, 126 के आसपास का रहेगा कि वही तुम्हारा वोर वैल्यूड स्टॉक है 126 से। यानी कि तुम 225 रुपए का स्टॉक खरीदने के लिए ऊपर एक्स्ट्रा 100 कितना 26 रुपए दे रहे हो लगभग, राइट। ये वोर वैल्यूएशन है, राइट। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। कभी ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा जब इंटरव्यू में पूछा जाए कि एनएवी में डाइवर्जेंस का मतलब क्या है फंड अकाउंटिंग में। तो एनएवी का वही है, एनएवी यानी कि एज पर बैलेंस शीट आपको 224 रुपए दिख रही है, लेकिन मार्केट में उसकी एनएवी 350 दिख रही है। वही डाइवर्जेंस है, यानी कि दोनों प्राइस में डाइवर्जन आया हुआ है। यानी कि मार्केट में हो सकता है बाइंग एंड सेलिंग के प्रेशर की वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ी है, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और कह रहा है। तो ये ऐसे वैल्यूएशन कैलकुलेट होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एवरी ईयर हमने इसकी एडजस्टमेंट करी है वैल्यूएशन के तौर पर, एंड जब बेचने का समय आएगा इस वैल्यू से तो इन्वेस्टर बेच ही सकता है। यानी कि रोहन जब भी बेचेगा पंकज को तो यही वैल्यूएशन से बेचेगा। ये अगर मार्केट में लिस्टेड है एक्चुअली, तो फिर वो तो डिपेंड करेगा कि जो मार्केट में स्क्रीन पे जो प्राइस अवेलेबल है वही प्राइस के साथ बाय एंड सेल होगा। ऑल राइट। तो ये ऐसे काम मार्केट में होता है। आई होप नाउ यू गॉट द आइडिया कि ये कैसे काम करता है। एंड एनएवी भी जो होता है फंड का ऐसे ही होता है, कैपिटल जो आया हुआ है उसकी वैल्यू आज की कितनी है वही कैलकुलेट करने का काम तो है। तो उसमें से फिर लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस निकाल दो, जो भी बचेगा वही वैल्यूएशन है वो स्प्लिट कर दो। तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं। बट इसका अगर यहाँ पर अगर हम अदर वे ले लेते हैं कि मान लो पंकज ये रोहन ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया था 2019 में, उसके बाद मैंने 2 बार स्प्लिट दे दिया, 2 बार स्प्लिट दे दिया। मैंने क्या कर दिया, मान लो एक बार जैसे 1:2:1 कर दिया, यानी कि जिसके पास एक शेयर है मैंने उसको 2 दिए। तो रोहन जैसे टोटल शेयर 10,000 थे, तो 10,000 इंटू 2 कर दिए, कितने हो गए टोटल शेयर्स? 20,000। तो जैसे 2021 में मैंने फिर से एक बार क्या कर दिया, 2 शेयर्स मैंने दे दिए, 20,000 इंटू 2 कितने हो गए? 44,000। सो मार्केट में अपना वैल्यूएशन कितना दिख रहा है? 2,24,000, सॉरी 22,40,000। अब इसकी अगर पर शेयर्स वैल्यू निकालनी है 2022 में या फिर 23 में जो भी है, तो ऐसी निकलेगी ₹50.90 22,44,000। कर लो इसका कैलकुलेशन एंड बताओ। 50.90 50.90 50.90 ओके, अब इस केस में रोहन के पास कितने शेयर्स होंगे? रोहन के शेयर्स का कैलकुलेशन करो जल्दी। 1,000 थे पहले, उसके बाद उसके 2,000 शेयर्स बन गए, फिर 2,000 शेयर्स 4,400 सो 4,400 शेयर्स हो गए। तो उसका इंटू कर दो 4,400 कितना, हाँ कितना आ रहा है बताओ क्विक। 2,23,960 2,23,960 2,23,000 बोल रहा है क्या? जी।
23,000 4,000 शेयर्स हो जाएंगे ना उनके पास। एक मिनट है, मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये ऐसे कैलकुलेट करो 44 डिवाइडेड बाय 2,03,600। 2,23,960। अब ये हुआ जब उस कंपनी ने यानी कि जीएमटी अगर स्प्लिट वगैरह देता है तो ऐसा आपको वैल्यूएशन दिखेगा। व्हाट इफ कि हमने मान लो दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझे। मान लो इस केस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमने कुछ भी मतलब स्टॉक स्प्लिट वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसके थ्रू कितना पैसा आता है, क्योंकि एनीवेज पंकज तो यहाँ पे 2,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, सॉरी 1,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है एज पर दिस कैलकुलेशन। 1,000 इंटू उसको कितना मिलने वाला है 224 जो पर शेयर्स प्राइस है, कितना हो गया ये कैलकुलेट भी करो, क्योंकि ये अगर कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होते तो ये प्राइस मिलेगा, अगर होते हैं तो ये मिलेगा। तो करो कैलकुलेट कितना डिफरेंस आता है, देखो 110 इंटू 224 2,24,000 2,24,000 2,23,000। तो शायद यहाँ पर जो अभी डिफरेंस बन रहा है कितना बन रहा है हम देखेंगे, और वो क्यों होगा, हो सकता है कि पॉइंट हमने कंसीडर कहाँ पे नहीं करा होगा। 223,960 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है सीरियस, बट ये भी डिफरेंस पॉइंट की वजह से आ रहा है, कहीं ना कहीं पे हमने पॉइंट नहीं लिया होगा, वही पॉइंट की वजह से आ रहा है। तो सीरियस तो क्या मिला, इतने सारे अगर मैं कॉर्पोरेट एक्शन भी करूं तो कुछ वैल्यूएशन में अगर चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या कहोगे तुम, बताओ, कंक्लूजन करो यार जल्दी, क्या कहोगे तुम? कॉर्पोरेट एक्शन कुछ एडिशन है तुम्हारे वैल्यू में, नहीं है ना? अभी रियलाइज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना रियलाइज? जैसे ये अगर आप मैं कॉर्पोरेट एक्शन करता हूँ तो ये वैल्यूएशन दिखेगा, ऐसे चेंज होगा। नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए तो हाँ बहुत दिखेंगे, मेरे पास 4,000 शेयर्स है, लेकिन आया कितना, उतना ही आया जितना यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में नहीं देता तो भी मुझे पंकज को एनीवेज, पंकज की जो वैल्यू है 10% यानी कि 1,000 की 2,24,000 ही रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेयर्स में अगर बढ़ा देता हूँ, कम करता हूँ, या फिर कुछ भी आलतू फालतू चीजें करता हूँ, अगर मैं उसका रिवर्स स्प्लिट भी करता हूँ तो भी उतनी ही प्राइस रहेगी। मान लो कि अभी आप वो कहोगे कि सर इसका रिवर्स स्प्लिट करो, हम देखेंगे, चलो करते हैं, रिवर्स स्प्लिट करते हैं। रिवर्स स्प्लिट में क्या होता है, यही कैलकुलेशन रहेगा, इसी को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसके मान लो कि 1,000 यानी कि 10,000 शेयर से इसके 5,000 बना देता हूँ, कम शेयर्स कर देता हूँ, राइट। तो पंकज के पास इसके कितने शेयर्स हो सकते हैं, पंकज के पास इसके 5,000 सॉरी 500 शेयर्स हो जाएंगे, 500। बट इसकी प्राइस जो होगी ना, ये प्राइस डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें फिर इसको 22,40,000 को हमें 5,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लो फिर 22,40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 440 रहेगा। 449 और 8 आएगा कुछ, कर लीजिए कैलकुलेशंस, कितना होता है वो देख लीजिए, उतना ही आ रहा है 2,24,000। आई डोंट सी एनी चेंज अगर रिवर्स स्प्लिट भी मैं करूँ तो। सवाल यही होना चाहिए कि भाई पर इतना सारा तामझाम कंपनी क्यों कर रही है, दैट्स व्हाट मैंने एक सिंपल वर्ड में बता दिया कि ये सब इन्वेस्टर्स को बिजी रखने का काम कर। आप वो अगर उस लेवल पे आप नहीं आए हो समझने के कि एक मैच्योरिटी के, ताकि आपको समझ आएगा वो चीज़ें कि ये पूरी बचकानी कहानियां हैं, बेवकूफ़ बनाने की कहानियां हैं। इन्वेस्टर्स को बिजी रखेंगे एंड उनको फिर खेलते रहेंगे ऐसे ही। तो तुम बिजी रहोगे कि अरे इवेंट आ रहा है, अरे ये आ रहा है, अरे वो आ रहा है। अभी जो भी यूट्यूब पे ऐसे कोई बोलेगा ना कि इस पर तबाही आएगी, तो उसके नीचे ये पूरा एक्सप्लेनेशन छीप देना उनको, क्या चल रहा है भैया बोलना, पूरे हम लोगों को पूरा इनकरेज कर करके इन्वेस्टमेंट कराते हो, क्या बेनिफिट होगा कुछ? हाँ मैं इतना ही कहूँगा, कंपनी का प्रॉफिट या फिर तुम्हारे फंड की एनएवी उस पर निर्भर करती है कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, उस इवेंट की वजह से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लो इतनी है, एक अज्यूम कर लो। अगर कंपनी ने इवेंट अनाउंस कर दिया, इस वैल्यू में अगर चेंज हो जाता है
दो ही तरीके का चेंज होगा, एक तो पॉजिटिव चेंज होगा, एक तो नेगेटिव चेंज होगा। अगर नेगेटिव चेंज में क्या है, जैसे इनसॉल्वेंसी है, बैंकक्रप्टसी है, थोड़ा बहुत मैं मानूंगा कि ये भी आप बोल सकते हो बोनस इश्यूज पर नहीं होता है वो सब, ठीक है, ये है। एंड दूसरा है कि डिविडेंड्स वगैरह है, लेकिन डिविडेंड इमीडिएटली अगर उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है ज़्यादातर पर देखा जाए तो। यही है, बाकी जितने भी स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, जितने भी आपको इवेंट्स देखेंगे नो चेंज में ही जाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा उसका, राइट, कुछ चेंज उसका नहीं होगा। कई सारे मैंने कॉर्पोरेट एक्शन डिस्कस करे हैं, इसमें एक ये रिडम्पशन वाला एक मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि रिडम्पशन का इम्पैक्ट क्या होगा एंड कैसे होगा। रिडम्पशन यानी कि रिडम्पशन 2-3 तरह के होते हैं शेयर्स के। स्क्रीन है क्या अपने पास बाकी कोई? शिवराज, बिफोर यू जंप टू रिडेम्पशन, एक बार एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का एक एग्जांपल दे दो ना कि प्राइस और सपोजिटली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स से और आई हैव परचेज टाटा स्टील, ओके, लेट्स से आई हैव परचेज इट एट 100 रुपीज। सो इसके अंदर अगर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होता है 1:10 का, ओके, सो व्हाट विल हैपन, मेरे को वो समझना है। अभी तो मैंने एग्जांपल दी, देखो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होने से कुछ नहीं होता है, आपको दो तरीके का यहाँ पर या बट नहीं, कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपका कि प्राइसिंग में आप कंफ्यूज हो रही कि उसका क्या होगा। अभी सिंपल सी बात है, टाटा टाटा कौन सा स्टील्स का बात कर रहे हैं हम, टाटा स्टील्स की बात है या टाटा स्टील 100 पे मैंने परचेस किया है लेट्स से, और आई मीन 1:10 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट है। चलो ठीक है, आपके पास 10 शेयर्स है इसके, राइट? या 10 शेयर्स है, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000। या कंपनी ने, आपका कहना यह है कि आपको 10 शेयर्स अगर है तो एक शेयर्स मिलेगा आपको, राइट? नहीं, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, या रिवर्स स्टॉक वही स्प्लिट, होता है, रिवर्स में वही होता है, रिवर्स जाते हैं स्टॉक्स, ज्यादा होते हैं तो कम होते हैं। या तो आपका कहना यह है कि आपके पास 10 है तो आपको एक मिलेगा, राइट? राइट, तो अगर 10 है तो एक मिलेगा, तो प्राइस कितना होना चाहिए इसका? 100 क्यों होना चाहिए? अभी ओ रिवर्स सॉरी 1000, प्राइस रिवर्स हो जाएगा ना, या प्राइस 1000, जितना भी है पूरा रिवर्स हो जाएगा प्राइस, एंड जब प्राइस रिवर्स हो राइट जाता है तो प्राइस तुम्हारा बढ़ जाएगा, राइट राइट, गॉट तो इट यहाँ पर गॉट जैसे इट, 1 रुपये प्राइस था, यहाँ पर अप हुआ है थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ ताकि समझेगा। गॉट इट, ये वाला फंडा नीचे से ऊपर कर देता हूँ। जैसे पहले प्राइस था 100, अब प्राइस हो जाएगा 1000, प्राइस अप हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट में प्राइस डाउन हो जाता है, कम हो जाता है प्राइस, राइट एंड यहाँ पे मार्केट में प्राइस अप हो जाएगा। एंड अब अगर आप इसका अभी अगर वैल्यूएशन करते हो, इसका वैल्यूएशन कुछ चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, मतलब 1000, 1 इंटू 1000 ऐसे मार्केट में दिखता है आपको, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज इसको एडजस्ट कर देता है। राइट, कूल, एंड आपको यही कंपेयर करना है कि पहले कितनी प्राइस थी यहाँ पे, ये हो सकता है कि एक्स डेट पे इतनी प्राइस दिखे, फिर मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाए, फिर एडजस्ट हो जाए, तो फिर आपको देखना ये है कि पहले कितने शेयर्स थे, उसकी प्राइस क्या थी बाद में। क्योंकि ये देखो, फंड अकाउंटिंग की टीम ना इसको ये डायरेक्टली तुम्हारा जो प्राइसिंग रिपोर्ट है ना, उसमें बिग ऐसे डाउनफॉल दिखेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में, या फिर ऐसे सडनली स्पाइक दिखेगी। पहले तो 100 रुपीज़ थी और 10 गुना प्राइस बढ़ गई, तो आप तो बोलोगे ना, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट? तो फिर आपको तब उसके कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखना है। हो सकता है कि जो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है वो प्राइसिंग की कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से आया हुआ है। गॉट इट, तो यही वैलिडेशन के रिसोर्सेज होते हैं, तो आपको वैलिडेट करना है, एंड फिर आपकी क्वांटिटी अगर आप एडजस्ट करोगे तो अल्टीमेटली ये भी
प्राइस आपकी एडजस्ट Got it. Got it. ऐसा, ठीक है। So I'll quickly jump on the रिडम्पशन इवेंट्स की जो एक्चुअली एनएवी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, उसकी मैं बात करूंगा क्विकली, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन एक्सेल शीट। जैसे जितने भी ऐसे इवेंट्स है, जितने भी जैसे रिडम्पशन हुआ, रिडम्पशन के दो टाइप्स हैं। एक होता है वर्थलेस रिडम्पशन, दूसरा होता है रिडम्पशन विद कैश। तीसरा भी यहाँ पे दिखेगा, रिडम्पशन, पार्शियल रिडम्पशन कह सकते हो। तो पार्शियल रिडम्पशन, मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी 10,000। अगर कंपनी, वर्थलेस का मतलब है कि आपको 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट करी कंपनी में, बहुत कुछ हो गया, मान लो फ्रॉड हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। एंड उस कंपनी की जो वैल्यू थी 10,000, जो वैल्यू थी वो हो गई 0। आपने 10,000 डाले थे, उसकी वैल्यू हो गई 0। तो आपके एनएवी के ऊपर इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ? Obviously होगा यार। यस, होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, एंड देन आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। आपने यहाँ पर मान लो 10,000 इन्वेस्ट किया था, कंपनी ने सोचा कि कुछ न कुछ अपन जो भी एसेट बची है वो बेच के पैसा देते हैं, तो आपको इसका 2,000 रुपये मिला कंसिडरेशन। बाकी का लॉस है, आपको लॉस दिखाना पड़ेगा 8,000, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बाकी 2,000 आपको कैश मिल जाएगा। रिडम्पशन विद कैश का मतलब है, हो सकता है कि फुल्ली कैश भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सिनेरियो होगा, वो डिपेंड करेगा। एक मैंने एग्जांपल दे दिया, हो सकता है कि कंपनी एक्सेस कैश भी दे आपको, रिडम्पशन विद एक्सेस कैश भी देती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी होता है, वो डिपेंड करेगा। या फिर रिडम्पशन विद एक्सेस कैश देने से अच्छा कंपनी डिविडेंड भी दे सकता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा फायदा कर सकता है, बोलेगा कि डिविडेंड टैक्सेबल है तो दे दो, तो वो डिपेंड करेगा स्टोरी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, टाइम नहीं है मेरे पास उतना, बट वो भी दिखेगा आपको। एंड पार्शियल रिडम्पशन का मतलब यही एग्जांपल है। तो पार्शियल का मतलब होता है कि 10,000 की वैल्यू है, 2,000 अभी दे रहा है, बाकी के बाद में दे सकता है, लेकिन अगर उस पर अगर क्लियरिटी नहीं है कि कितने कब देगा, तो इवेंचुअली वो भी लॉस ही है। तो ये जो है रिडम्पशंस, इसको अगर आप बैंकक्रप्टसी या फिर इंसॉल्वेंसी अगर आप जोड़ देते हो, तो पूरा का पूरा मसला नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बट वो भी डिपेंड करेगा कि एक्चुअली मतलब सिनेरियो क्या है। तो इस पे अगर सवाल So this redemption term is not the actual redemption term which we do it with our mutual funds, right? मतलब ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की है, ये वो कैपिटल एक्टिविटी वाला है। हाँ, दिस इज got समथिंग, it, या दिस इज समथिंग डिफरेंट। उसको और इसको तो मैं got it. This is a different redemption and the mutual fund redemption is a different redemption. यस, ये डिफरेंट है पूरा। Here we are talking about stocks, bonds. These are the different ones, right? Worthless redemption, it means you invested 10,000, but the 10,000 value is now 0. So it means that will affect on your NAV. NAV भी आपकी डाउन हो जाएगी, right? ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड इट मीन्स बॉन्ड के भी रिडम्पशंस होते हैं ना, जैसे कंपनी जब रिटर्न करेगा तो कंपनी तो यही कहता है ना कि नाउ वी आर रिडीमिंग योर बॉन्ड्स, करेक्ट। ये स्टॉक्स का रिडम्पशन है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इनका रिडम्पशन है ये, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस? आई एम डन विथ कॉर्पोरेट एक्शंस पार्ट।
So I would expect that you will prepare the assignment. So that will help you guys only, right? Prepare with the different examples. हमने बहुत सारे examples cover किए हैं corporate actions के, with rules, even key terms and all. So I would expect assignment from everyone. जो 5 अभी कुछ questions है तो आप रुक जाइए, नहीं तो बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन है. सर Yes. आज